तो सबसे पहले तो इस वीडियो को ना 1x या 2x में देखना, आई मीन 1.5x या 2x, जैसा भी आपको सूट करे, ठीक है। और इसको ना सबसे पहले शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस टॉपिक का ना मतलब इस सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो ज़्यादा है नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, ताकि आपको सारी हेल्प, सारा मटेरियल इस वीडियो से मिल जाए, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दो पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के ग्रुप में, ताकि उन लोगों की भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और जब एग्जाम देके आओगे ना भाई, कमेंट करके जरूर बताना कैसा गया एग्जाम, ठीक है। अगर यकीन ना आए ना तो पुराने कमेंट्स पढ़ के देख लेना एक बार उनका एग्जाम कैसा गया था, ठीक है। 2 साल के कमेंट आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसी तैयारी हुई थी, कैसी मैंने कराई थी। मेरा नाम दीपेश है, आप चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था, ओके। और बहुत सारे मैं जो भी व्लॉग डाल रहा हूँ ना नया, उसमें हर एक में मुझे एक ही कमेंट दिखाई दे रहा है कि सर प्लीज़ पीएटी की वीडियो बना दो, पीएटी की वीडियो बना दो, ओके। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, आपकी 4 यूनिट्स है ना, वो चारों की चारों आगे आने वाली जो सीरीज़ है उसमें मैंने कवर की हुई है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, बट द थिंग इज़ आपको ये सीरीज में मिल जाएंगी, ठीक है। पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे तो आपका सारा सिलेबस इन वीडियो से कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये वीडियो इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है यार, मेरे पास और भी काम है। बट अब आप लोगों का एग्जाम है, टाइम कम है, 3-4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो उस वजह से मैं ये रिकॉर्ड करके आपको सीरीज में ये डाल रहा हूँ। जब आप ये चारों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, उसके तुरंत बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद आप ये समझना कि अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम है ना, तो उसमें से 48 या 49 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो, ओके। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप पूरा ये वीडियो देख लो, ठीक है, सीरीज पूरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको सारा सब कुछ ये समझ लेना कि हमारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा की सारा जो एग्जाम पैटर्न है वो सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। पहले मैं 2 साल पहले मैंने जो सिलेबस है वो करवाया था ये, ओके। लेकिन अब व्लॉग्स बनाता हूँ यार, ठीक है। तो हो सके तो इन वीडियोस को देखने के बाद मेरे व्लॉग्स को भी थोड़ा सपोर्ट कर देना, एंड आई होप यू विल एंजॉय दीज वीडियोस, और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो करना हो ये जो सीरीज है इससे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, और फटाफट से लग जाओ। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार मुझे पीडीएफ नहीं मिली। गाइस, ये जो सीरीज है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ऑल दो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जब आप इसको कंप्लीट देखोगे ना, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने अच्छे से मैंने इसमें समझाया हुआ है, और एक एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको कंप्लीट कर लो। और ये मैं ऐसे देखो छत पे आगे बना रहा हूँ यार ये वीडियो, लैपटॉप पूरा बाहर लेके आ गया हूँ, ओके। मेरे पास और भी काम है, वो करने में अभी जाऊंगा। बट द थिंग इज, आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट आपको क्लियरली दिखाई देगा उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, आप फटाफट से वीडियो देख लीजिए, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और हो सके तो व्लॉग को सपोर्ट कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। ठीक है, तो जो पहली वाली जो वीडियो थी मेरी, वो लास्ट ईयर मैंने अपलोड करी, और यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है, एक तो इवैल्यूएशन वाली जो यूनिट 2 है आपकी, और ये यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट वाली है, मतलब कि जो फिजिकल असेंबली एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें कंडक्ट होती हैं, वो वाली यूनिट ये है, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट है, मैं एक एक करके एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा आपकी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, जो मेन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी बच्चों को, सबको पता है कि असेंबली कैसे करवानी है, ये क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के क्या क्या रोल्स है, सबको पता है सब कुछ, लेकिन उनको ना लिखना नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली एग्जाम में लिखना क्या है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक 2 या 3 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट्स में डाल देना। मैं ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने जो ये देखी थी बुक आपकी, ये जो बुक है, ये बुक है अप्रोक्स 75 पेजेस की, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, ये ऑलरेडी 34 या 35 पेज की है। मैंने ये 35 पेज की वीडियो, मतलब जो पीडीएफ है आपकी, उसको 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 3 पेजेस है, मोर देन इनफ है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है क्वेश्चन के, मतलब जो आंसर है उसको, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो पहली यूनिट है हमारी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अर्ली ईयर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, टीचर बेसिकली, ठीक है। जो ट्रेनर होता है, स्कूल में आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, उनके बारे में ये सारी चीज है।
ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर, जो उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या रोल्स हैं स्कूल के अंदर। वैसे तो आप सबको पता होगा कि क्या क्या वो काम करता है, क्या नहीं करता। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से रोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेटर, तो पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का अगर आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पूरा शॉर्ट जो आंसर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इन K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। देखो उसका जो सबसे पहला काम क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट को एजुकेट करता है, किस बारे में? हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, स्कूल के अंदर। उसके बाद K-12 स्कूल इन्वायरमेंट। अब ये K-12 क्या है? K-12 का मतलब किंडरगार्टन से 12 तक, यानी केजी से लेके 12वीं क्लास तक। ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है? बच्चों को एजुकेट करना, किस किस के मामले में? हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स, फ्रॉम K-12 स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब वो उस बच्चों को एजुकेट करेगा हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स के मैटर में, तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों को? वो क्या करेंगे? फिजिकली, सोशली और मेंटली इंप्रूव्ड हो जाएंगे, मतलब ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे भाई? फिजिकली, सोशली और मेंटली क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ये वाली जो लाइन है। ओके। उसके बाद फिर उसका जो दूसरा रोल है वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन लर्निंग फिजिकल स्किल्स। अब जो फिजिकल स्किल्स होती हैं उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके में सिखाना। जो फिजिकल स्किल्स हैं उनको क्या करना? स्ट्रक्चर्ड तरीके में सिखाना। और स्ट्रक्चर्ड तरीके का मतलब क्या है? फंडामेंटल स्किल्स टू स्पेसिफिक स्किल्स एट अ हायर एज। इसका मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो क्या होगा? उसको छोटे बच्चे के तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मान लो लेट से कोई एक बढ़िया नेशनल प्लेयर है, उसको तो क्या है, सब कुछ आता है बेसिकली, उसकी तो प्रैक्टिस करवानी है बस। लेकिन जो छोटा बच्चा है, उसको पहले बेसिक सिखाए जाएंगे कि भाई इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको। लेट्स से अगर किसी को कोई क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो छोटे बच्चों को क्या होगा? पहले छोटा बैट दिया जाएगा खेलने के लिए, तो बेसिक्स उसके पहले करवाए जाएंगे। उसके बाद उसको एडवांस की चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे आप लोग भी अभी अब क्या 10th क्लास में है, तो पहले आपको फर्स्ट क्लास करवाई, सेकंड करवाई, थर्ड करवाई, तो आपको फंडामेंटल सिखाए गए, पहले टेबल सिखाई, काउंटिंग सिखाई। उसके बाद फिर एडवांस चैप्टर आते चले गए। तो ये क्या होगा? फंडामेंटल स्किल्स से स्पेसिफिक स्किल्स, वो भी हायर एज में चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। उसके बाद नॉट ओनली टीच स्टूडेंट्स बट ऑल्सो एंगेज कोलीग्स। अब उसका जो तीसरा काम ये है कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि अपने जो कोलीग्स होते हैं, अब उसके कोलीग्स कौन होंगे? बाकी टीचर्स। ठीक है, पेरेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। बाकी के जो उसके कोलीग्स होंगे, और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो पेरेंट्स आते हैं आपके, ठीक है, कम्युनिटी जो बनी पूरे स्कूल में, जो ग्रुप बने होंगे टीचर्स के, उनको भी एजुकेट करना इन मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये उसके बेसिकली क्या होंगे? ये उसके काम होंगे। ओके। उसके बाद देखो, कोर वैल्यूज ऑफ प्रोफेशन या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोर वैल्यूज, मैं इसको रब कर देता हूँ। कोर वैल्यूज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? ठीक है, ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है आपका, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मतलब वो कौन कौन सी चीजें बेसिकली फॉलो करता है कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पहला पॉइंट, लिखना आंसर सेम ऐसा ही है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप भी आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है यही छापना है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पर ये आंसर्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ओके। पहला पॉइंट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। उसका सबसे पहला टास्क है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना लर्निंग के लिए। क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। ओके। नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे नर्चरिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? कि भाई वो स्टूडेंट की जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है, उसको एक शेप देता है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है? उसको एक शेप देता है। नाउ मेंटेन्स फिजिकली एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा फिर? पहला जो पॉइंट है इसमें, ये तो हो गया हेडिंग आपकी, क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर लर्निंग। अब इसका पहला पॉइंट, मेंटेन फिजिकली एंड इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है? एक सेफ इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करना है, ताकि बच्चे क्या है उसके साथ सेफ महसूस कर सकें, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, उससे इमोशनली अटैच हो सके। कि भाई अगर मान लो कोई दूसरे टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है, तो उस फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को अपनी प्रॉब्लम्स बता दें। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं बता पाते किसी भी टीचर को, लेकिन फिर भी कोई उनका एक फेवरेट टीचर होता है, उसको वो सारी चीज बता देते हैं।
ठीक है, तो ये एक टाइप से उनका मेंटर की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मोटिवेट स्टूडेंट एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिग्निटी वर्थ। अब यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, लेट से अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है किसी कारण, किसी एक्टिविटी में या किसी भी फील्ड में, तो उसको मोटिवेट करना और उसकी जो डिग्निटी होती है उसको रेस्पेक्ट करना। ठीक है, अब कुछ होते हैं किसी को चिढ़ाते हैं किसी नाम से, उल्टे सीधे नामों से चिढ़ाए जाते हैं, क्लास में चिढ़ाते हैं ना लोग, तो उसकी जो डिग्निटी है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या, उसकी वो थोड़ा बेइज्जती टाइप फील करता है, तो उसकी बेइज्जती होने से बचाना एक टाइप से। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग। अब वो क्या करता है, उसका मेन जो काम है क्या, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अब एक पूरा की पूरे ग्रुप को सपोर्ट करना। ठीक है, लेट्स से कोई टीम गेम हो रहा है, तो उस अपनी टीम को सपोर्ट करना फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड टीम बिल्डिंग। अब यहाँ पे टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग से क्या होगा, लेट्स से अगर मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कोई टीम खेलने के लिए बाहर जा रही है, आपके स्कूल से सेलेक्ट हो गए, तो अपनी टीम का जो मोटिवेशन है वो सपोर्ट करना एक टाइप से, मतलब कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना और टीम में एक मजबूती बनाए रखना, सो दैट सारी चीजें हम अच्छी हो सके हमारे साथ। ओके, फिर दूसरा टॉपिक आप लिख सकते हैं, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड। कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, एक सेकेंड, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई है। ओके, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपैंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज। नाउ पहला पॉइंट इसमें आप लिखोगे, कोलैबोरेट विद एकेडमिक टीचर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, आपका फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर है, वो क्या करेगा, कोलैबोरेशन करेगा एकेडमिक टीचर्स के साथ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। अब एकेडमिक टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन कैसे होगा भाई, ये क्या करेंगे, आपस में जो स्टूडेंट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स की, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कमियां, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आपस में शेयर करके उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एंगेज स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट इन फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। अब ये सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि वो जो टीचर क्या करेगा, स्कूल का जो स्टाफ होता है उसको भी क्या करेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज जो होंगी स्कूल में उनमें इन्वॉल्व कर लेगा, सो दैट उनके बारे में भी अवेयरनेस फैले। ठीक है, उनके बारे में भी अवेयरनेस जागे, तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को बताने का फायदा क्या है, ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चा घर में कर सकता है, तो वो घर में भी उनको करवा सके। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो हेडिंग डालेंगे आप, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन एंड आइडेंटिटीज। जो अदर्स जो ओपिनियन होते हैं, बाकी के जो और लोग होते हैं, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, उनकी आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट डालोगे इस हेडिंग के अंदर, सर्व एज अ रोल मॉडल। तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी जो एजुकेटर होता है, वो एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वही बात है कि हम किसी से अगर कोई शेयर ना कर पाए कोई चीज, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद, या उसने कोई ऐसा अचीवमेंट किया हो कि भाई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, एक रोल मॉडल बन गया किसी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्ट वर्दीनेस बाय अबाइडिंग द लॉज। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट वर्दीनेस को क्रिएट करना, लोगों में भरोसा दिलाना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भरोसा दिलाना कि हाँ मैं एक अच्छा टीचर हूँ, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे या फिर ये चीजें आप फॉलो करोगे, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, और कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि अबाइडिंग द लॉज मतलब लॉज को साइड में रख दिया जाता है। लेट्स से अगर मैं आपको एक पीडीएफ, इस पीडीएफ जो ओरिजिनल पीडीएफ है आपकी, इसमें दिखाऊं, तो यहाँ पे बात की गई है, ये रहा, देखो, ये जैसे पर्सन विद स्पेशल, ये स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, तो जैसे ये जो टीचर्स हैं इनकी, ये एक फिजिकल एक्टिविटी टीचर हो सकती है इनकी। ठीक है, तो इनके लिए लॉज को थोड़ा अवॉइड कर देना, लॉज को थोड़ा साइड में रख देना, और इनके लिए स्पेशल केयर करना। ठीक है, इनकी क्या है, जैसे ये बेचारी बच्ची है, इसका एक पैर नहीं है, तो इनके लिए क्या करना है, स्पेशल केयर करनी है। तो वो लॉज थोड़े जो हैं, और जो नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं, वो थोड़ा साइड में रख देते हैं, और इनके अंदर क्या करता है, ट्रस्ट, ताकि ये लोग उस टीचर के ऊपर भरोसा कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट गिफ्ट और फेवर्स। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो करप्शन टाइप का कुछ कर लें या कुछ ऐसा। ठीक है, तो अपनी इंटीग्रिटी को बचाना,
डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी। अब ये कैसे बचाएगा अपनी इंटीग्रिटी? अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसको मना कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो मैं, ये मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, तो उस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है? या किसी को सपोर्ट करना, तो उसमें अगर कोई गिफ्ट देता है या फिर कोई फेवर करता है उसका, तो उसको रिफ्यूज कर देना कि भाई नहीं, मेरी ड्यूटी है, मुझे कोई मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है? ओके। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर जजमेंट। अब इसको डिसीजंस बहुत सही लेने होते हैं। ठीक है? और हर बच्चे की जो कमियां हैं उसको पता लगाना होता है, और पूरे की पूरे जो जजमेंट्स हैं वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जाएं। ठीक है? तो ये हो गया आपका तीसरा हेडिंग का पॉइंट, मतलब जो 4 पॉइंट है। उसके बाद चौथा जो हेडिंग है, मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट। ये ध्यान रखना, ये जो हम कर रहे हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट पे कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक टीचर का बेसिकली जो रूल्स जो वो फॉलो करेगा एक किसी भी स्कूल के अंदर। ओके। मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये मेनली खत्म हो जाएगा। ओके। देखो, ए जो है, फॉलो स्कूल्स ड्रेस कोड। सबसे पहले मेंटेन प्रोफेशनल एटिकेट। एटिकेट का मतलब क्या होता है? मैनर्स। ठीक है? आपके जो मैनर्स होंगे, जैसे बोलते नहीं है, संस्कार जिसको बोलते हैं। ओके। फॉलो स्कूल्स ड्रेस कोड, तो पहला पॉइंट आ जाएगा, स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो पहन के जानी है भाई स्कूल के अंदर। अब ये नहीं है कि शादी वाली ड्रेस पहन के फिजिकल एजुकेशन का टीचर ग्राउंड में चला गया कि चलो बच्चों खेलो फुटबॉल, है ना, कोट पैंट पहन के आया या कुछ भी ऐसा। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कूल की जो ड्रेस कोड है वो उसको फॉलो करनी होती है। उसके बाद अराइव एंड डिपार्ट अकॉर्डेंस विद द टाइमिंग इन द स्कूल। अब वो स्कूल की टाइमिंग के साथ आएगा, ये नहीं कि आराम से 9-10 बजे उठ के फिर स्कूल आ रहा है। इतने में तो स्कूल की सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है। ठीक है? उसके बाद गुड कम्युनिकेशन विद ऑल, सबके साथ अच्छे से बातचीत करना, ये इसके मैनर्स हैं। ठीक है? ये उसके मैनर्स हैं। उसके बाद यूज प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग टू ऑल। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो फॉलो करना, और अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताना स्टूडेंट्स को, और उनको फॉलो करना, ताकि वो जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो उसके कोलीग्स हैं, वो सारे के सारे के लिए, मतलब उसके अंदर जो है रिस्पेक्ट हो सबके लिए। अब यहाँ पे जैसे देखो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। इस पिक्चर में क्या हो रहा है बेसिकली, एक सेकेंड। इस पिक्चर में देखो, एक फिजिकल एक्टिविटी की जो ट्रेनर है वो यहाँ पर है, और शटल इन्होंने पकड़ी हुई है। ठीक है? तो ये एक एक करके इनको सिखा रही है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो, एक और जो टीचर है वो क्या कर रहा है, इनसे पुशअप्स लगवा रहा है। ठीक है? लेकिन उसने क्या किया है, इसने पैर रख दिया इस बच्चे के ऊपर, और ये कह रहा है कि अब उठ के दिखाओ। हो सकता है ये बॉल रख सकता था, ये जो साइड में बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल इसकी पीठ पे रख देता कि फिर बोलता कि चलो अब उठ के दिखाओ, तो उसको थोड़ा बेइज्जती फील नहीं होती। अब ये जो बच्चा है, अब ये क्या फील कर रहा होगा, नीचे जो पुशअप्स कर रहा है उसके ऊपर पैर रखा हुआ है। ठीक है? तो ये जो हरकतें हैं, ये जो एटिकेट्स हैं उसके, ये जो मैनर्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ओके। लास्ट पॉइंट इज कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन। अब उसका जो प्रोफेशन है, उसकी जो नौकरी है जो वो कर रहा है स्कूल के अंदर, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेसिकली, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो ऊपर के जो 4 पॉइंट है इतना लिखोगे मोर देन इनफ है। ओके। कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशन, पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, इन सब के अंदर क्या करना है, उसको पार्टिसिपेट करना है बेसिकली। ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एकेडमिक टीचर एंड एनकरेज देम। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, जैसे जो बाकी के जो एकेडमिक टीचर है, लेट्स से आपका मैथ्स का टीचर हो गया, साइंस का टीचर हो गया, उनको इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होती। ठीक है? और इस फील्ड के बारे में जानकारी कौन देगा? ये फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है आपका, वो जानकारी देगा। किसको? एकेडमिक टीचर्स को। तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? एकेडमिक टीचर्स को सपोर्ट भी कर रहा है, और उनको मोटिवेट भी कर रहा है, उनको भी एनकरेज कर रहा है। तो स्टूडेंट को एनकरेज करना, प्लस टीचर्स को एनकरेज करना, और उनको सपोर्ट करना, ये भी इसका काम है। नाउ प्ले द नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फिजिकल एजुकेशन। अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करते रहना, और जो फिजिकल एजुकेशन में उसमें अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करवाना लोगों को। ठीक है? अच्छे अच्छे रूल्स एंड स्ट्रेटजीज बताना, तो ये भी इसका एक काम है। ओके। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल एजुकेशन का जो रोल ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में। ठीक है? ओके।
अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का? हमने बताया कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई, ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा बैक करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, सो दैट अगर पीडीएफ ना भी मिल पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप आंसर पूरा अच्छे से लिख पाओ। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट? अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल एटिकेट, अब जो पर्सनल और प्रोफेशनल एटिकेट, एटिकेट मैंने बताया मैनर्स, अब अगर एटिकेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये जो चौथा पॉइंट है इसके ये 4 पॉइंट छाप दो सीधे की सीधे, हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, list at least 3 points that indicate that physical activity facilitator collaborate with school staff, parents and community। अब यहाँ पे कोलैबोरेट वर्ड आया, कोलैबोरेट एक वर्ड पहले भी हमने पढ़ा था, ये रहा कोलैबोरेटिंग विद अदर्स टू एक्सपेंड। कोलैबोरेट जहां पे भी वर्ड आया तो ये कोलैबोरेट के 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें छाप दो, हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, list at least 5 points that indicate that physical activity facilitator nurture each student's cognitive, physical, emotional and social development। अब यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं और नर्चर आया है, तो मैंने देखो नर्चर पहले ही लाइन में यूज कर दिया था, ये रहा नर्चरिंग स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं, आप या तो देखो ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स है ये सारे लिख सकते हो, जैसे ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, या फिर आप इनके टॉपिक्स भी लिख सकते हो सीधा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग 1 पॉइंट, कोलैबोरेट विद अदर्स टू एक्सपेंड फिजिकल एक्टिविटी 2 पॉइंट, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स ओपिनियन तीसरा पॉइंट, ये चौथा और एक ये पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा आंसर भी हो गया। बस ये जो आपके 10 या 12 पेज थे वो सिर्फ मैंने एक ही पेज में कन्वर्ट कर दिया, और इससे बाहर कुछ नहीं आना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। और अगर पढ़ना है तो देखो नॉलेज गेन करने के लिए तो पढ़ ही सकते हो, है ना। बाकी अगर एग्जाम में टॉप मारना है इस फिजिकल एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओके, देखो सबसे पहले आता है, एक सेकेंड, सबसे पहले आता है सर्विस प्रोग्राम। कौन कौन से, मतलब अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर करवाता है, ठीक है, सबसे पहले तो हो जाएगा सर्विस प्रोग्राम। कौन कौन सी, ये सर्विस प्रोग्राम क्या होता है, देखो सर्विस प्रोग्राम फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली, इंस्ट्रक्शंस मतलब लोगों को अवेयरनेस फैलाना, किसके बारे में, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्या क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, सोशल बायोलॉजिकल, वही दो चीज घिसी पिटी बातें लिखनी है आपको। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ना आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने वीडियो को मतलब वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट देखो, दूसरा जो पॉइंट है इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। अब ये इंट्राम्यूरल प्रोग्राम क्या होता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्किल डेवलप करने में मदद करता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विद अ ग्रुप, अ क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, विलेज और एन इंस्टीट्यूशन। ध्यान से सुनना इस चीज को, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम मतलब आपकी जो अंदर की जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना बेसिकली, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करके जो जो हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने का जो काम है वो किसका काम है, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर आपको हेल्प करता है उसमें। ना विद इन अ ग्रुप, वो एक ग्रुप के अंदर भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, सोसाइटी के अंदर भी, कम्युनिटी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ग्रुप जो एक्टिविटी है वो भी हो सकती है, और इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम। अब ये एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम क्या होता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन थ्रू कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम मतलब जो बाहर के जो लोग होते हैं उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लेट से आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, आप अगर चेन्नई वाला कोई स्टूडेंट आ जाए आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो आप उतनी जल्दी ना उससे फ्रेंडली नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक तो उसको हिंदी नहीं आती होगी, दिल्ली में मोस्टली हिंदी बोलते हैं सब, एक तो उसको हिंदी नहीं आती होगी। ठीक है, तो आप उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है, फुटबॉल में कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है ना, बस खेलना ही तो है, रूल सबको पता होते हैं, खेलना ही तो है। तो वो क्या होता है, एक टीम गेम है बेसिकली, वहां से क्या होगा, लोगों की जो फ्रेंडशिप है, लोगों का जो एक दूसरे को जानने का जो तरीका है,
जानने का जो मतलब स्कोप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड इंटरेक्शन थ्रू कंपटीशन बिटवीन ग्रुप, क्लब, सोसाइटी, कम्युनिटी, विलेज, इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क आ सकता है, व्हाट इज इंट्राम्यूरल प्रोग्राम और व्हाट इज एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम तो हो गया आपके खुद के स्टेट के साथ, मतलब आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आपके जो एनवायरनमेंट के जो लोग हैं, आसपास के लोगों के साथ कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो हो गया इंट्राम्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल में कंपटीशन होता है, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपटीशन है भाई, एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर। अब ये कंपटीशन क्या होता है, किस किस के बीच में, ग्रुप्स, क्लब, और वो भी दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज देखो, फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्टिविटीज वो कंडक्ट करवाता है। कौन कौन कैसा हो सकता है, प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फन, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी एंड स्किल टू इंडिविजुअल, एनेबलिंग देम टू मीट 12 इंडिविजुअल नीड्स, फिटनेस एंड वेलबींग। अब कुछ लाइफ के ना कुछ 12 इंडिविजुअल फिटनेस गोल्स होते हैं, मतलब जो हर बंदे को या हर स्टूडेंट को करने चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो 12 क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में आना है। ओके, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या होता है, ये फन के लिए होता है बेसिकली, थ्रिल, एक्शन, एक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, उसको स्टूडेंट की हेल्प ही करनी है, और वो अलग अलग तरीके होते हैं उसके। तो ये फिटनेस प्रोग्राम है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये लो, ले लो। ओके, अब यहाँ पे देखो, एथलेटिक्स, ऑल द ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट्स सच दैट रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। अब एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से गेम आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपको एक गेम का नाम दे देंगे या तो, ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा ये, क्योंकि ये बेसिक चीज है। एक, या तो आपको एक गेम का नाम दे देंगे और बता देंगे, पूछेंगे कि किस में आएगा, एथलेटिक्स में आएगा, इंडिविजुअल गेम है, या किस टाइप का गेम है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप भी बन सकता है इससे। अब या फिर सीधा आपको बोल देंगे कि एथलेटिक्स का कोई एक एग्जांपल लिखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एथलेटिक्स एक एक बार पढ़ लेना है, इसको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना। ऑल ट्रैक्स फील्ड इवेंट, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। ठीक है, जितने भी ट्रैक पे होते हैं, जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, तो ये सारे क्या है, एथलेटिक्स के गेम है। इंडिविजुअल गेम में टेबल टेनिस, जो जिसमें कोई टीम नहीं होती, बेसिकली टीम इन द सेंस कि जिसमें ग्रुप टीम नहीं होती। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम दो ही लोग हो सकते हैं। टेबल टेनिस में कितने हो जाएंगे, दो लोग खेल जाएंगे एक बार एक साइड में, है ना। तो यहाँ पे टीम नहीं है। ओके, तो ये इंडिविजुअल गेम्स है, अकेला बंदा भी खेल सकता है इनको। फुटबॉल क्या अकेला बंदा खेल सकता है, टीम कंपटीशन कर सकता है, नहीं। ठीक है, तो फुटबॉल में क्या हो, टीम चाहिए होता है, तो वो टीम गेम हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, टीम गेम में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, जिसमें दो से ज्यादा प्लेयर होते हैं। ओके, वो क्या होगी, आपकी टीम गेम होगी, या एक से ज्यादा प्लेयर होके। नाउ, कॉम्बिटिव एंड सेल्फ डिफेंस गेम। सेल्फ डिफेंस और कॉम्बिटिव गेम्स होते हैं, जैसे बोर्डिंग, जूडो, रेसलिंग, फेंसिंग, हॉर्स राइडिंग, एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई लड़ने के लिए या सेल्फ डिफेंस में जो काम आते हैं, वो वाले गेम्स। ओके, उसके बाद देखो, एक्वेटिक्स। एक्वा का मतलब होता है वाटर, जो पानी में जो गेम होंगे वो एक्वेटिक्स हो जाएगा, जैसे स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, वाटर पोलो। ठीक है, तो इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा कि या तो आपको एक गेम का नाम दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे कौन सी कैटेगरी में आएगा, या फिर आपको कैटेगरी दे देंगे और बोलेंगे कि इसका एक एग्जांपल लिखो। ओके, उसके बाद माइनर गेम्स, फ्री प्ले हो गया। माइनर गेम्स मतलब जो छोटे गेम होते हैं, ठीक है, या जो बड़े लेवल पे नहीं है, जैसे कैरम, चाइनीज चेकर, चेस, डॉग एंड बोन, डॉज बॉल, एक्सेट्रा। उसके बाद जिम्नास्टिक, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स, पैरेलल बार्स। करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अब करेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी होती है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी। लेट्स से किसी का कोई पैर में कोई मतलब थोड़ा सा शिफ्ट है कोई डिग्री का, या फिर मतलब उसका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है, या किसी को फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट समझते हैं, फ्लैट फुट इन द सेंस कि जो मतलब जब जैसे आपका जो पैर है उसके बीच में जो स्पेस है जो थोड़ी उठी हुई है, वो एकदम से फ्लैट जमीन पे टिक जाए, तो वो फ्लैट फुट है। करेक्टिव, उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज बताते हैं कि वो ठीक हो जाए। करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस। ठीक है, करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फॉर डिटेक्ट और इंजरी। अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, फ्लैट फुट हो गया, राउंड शोल्डर, नॉक नीज, इस टाइप की चीजें। ठीक है, उसके बाद फोक डांस, गिद्दा, भांगड़ा, झूमर, गरबा, इस टाइप की चीजें। उसके बाद ट्रेडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, ये पढ़ लो यार, ये कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने लायक। ओके, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ। हम्म, इससे पूरा कचरा हो जाता है स्क्रीन के ऊपर।
ओके, तो जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं वैसे, आपकी उसमें दिया होगा वैसे तो ये। ओके, उसके बाद एडवेंचरस एक्टिविटीज में ट्रिप हो गया, कैंप, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में ड्रिल, मार्च पास्ट, फॉर्मेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो लोगों को दिखाना होता है, जैसे ड्रिल करके, ड्रिल मतलब ये ड्रिल का मतलब वो छेद मत समझ लेना जो ड्रिल मशीन से करते हैं, ये वो छेद नहीं है, ठीक है। ड्रिल का मतलब जो एनसीसी आपने देखा होगा परेड करते हैं लोग, वो मार्च पास्ट, फॉर्मेशन। ओके, नाउ ये तो हो गया इतना हिस्सा। अब देखते हैं जो अदर ड्यूटीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है उसकी और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज हैं उसके बारे में। तो पहला उसकी मेन यहाँ पे दो, अब जो फिजिकल जो आपकी असेंबली है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिंग अ स्कूल असेंबली, अब सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर क्या करेगा, स्कूल असेंबली को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। अब ये असेंबली का मतलब क्या होता है, टू गैदर, असेंबली का मतलब होता है, एक सेकेंड, असेंबली का मतलब होता है टू गैदर और असेंबल एट वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठा होना, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, मेक अनाउंसमेंट, एक जगह पे इकट्ठा होना। और वो किस चीज के लिए होता है, जैसे आप सुबह 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 प्रार्थना करते हैं ना बच्चे, ओके, शेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना, वहां पे प्रार्थना के अलावा और क्या क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है कोई भी जो पूरे स्कूल को देनी हो। फिर भी असेंबली कंडक्ट क्यों कराई जाती है, इसके क्या क्या एम है, जो असेंबली है उसके क्या एम्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मोटिव ऑफ असेंबली, कि भाई असेंबली क्यों कराई जाती है। ओके, चलो करा देते हैं फिर असेंबली। देखो, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई थॉट बोलता है, कोई प्लेज बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई अपने व्यूज देता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूज हेडलाइंस बोलता है। अब उसके अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं, अब इससे क्या होता है, बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टेज फियर खत्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक ड्रामा, स्किट, प्ले। ये वो बच्चे कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, कोई स्किट कर सकते हैं, कोई प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे सीधा आप ये भी लिख सकते हो, टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू ड्रामा, किड्स एंड प्ले, ओके, स्किट एंड प्ले। उसके बाद टू एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको रीइंफोर्स। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, जो फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर ने फॉलो किया था, यहाँ पे देखो कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, बेसिकली एटिकेट्स या नेचर जो भी उसका था। अरे, बार बार इरेजर की जगह पेंसिल सेलेक्ट हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। हम्म, ओके। फिर उसके बाद टू एक्सप्रेस एंड रीइंफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों की ड्रेस चेक होती है सुबह सुबह, है ना, असेंबली में जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है लाइन में, कि भाई जाओ, टाई क्यों नहीं पहन के आए, ये टी शर्ट ऐसी क्यों है, जूते पॉलिश क्यों नहीं है। तो ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली, ठीक है, बच्चों का। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज to make the students and teachers understand the philosophy of the school and to live by it। अब जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनको स्कूल की जो फिलॉसफी है वो समझानी है बेसिकली, कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल में होता है और ये उसके रीजंस हैं, ओके। इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ कम्युनियन। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगे कि हम एक पूरी एक कम्युनिटी है, ठीक है। इस वजह से भी असेंबली करवाई जाती है, जब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो अपने आप में ही एक कम्युनिटी लगती है कि हाँ इतना बड़ा स्कूल है हमारा और हम एक पूरी कम्युनिटी है, कल को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो हम सारे एक साथ फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। उसके बाद मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर, मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर बाय सेलिब्रेटिंग लेस नोन बट सिग्निफिकेंट डे। कुछ ऐसे डेज भी होते हैं साल के अंदर जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जैसे वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आप भले ही कुछ, अगर कोई असेंबली का क्वेश्चन आता है तो ये जो पॉइंट है ना, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये जरूर लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये 2 डे याद कर लो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये लिख देना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स का तरीका है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि क्या क्या टास्क हैं जो असेंबली जब करवाता है कोई फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर या ट्रेनर, टू ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर असेंबली टास्क विज नीड टू, उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहली चीज जो वो ध्यान में रख सकता है वो है
कि टास्क बिफोर द असेंबली, तीन टास्क है, तीन चार टास्क है हमारे। तो असेंबली शुरू होने से पहले क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये है, एलोकेट द प्लेस टू ऑल द क्लासेस, कि कौन सी क्लास को कहाँ खड़ा होना है, ये उसको पहले ही इन्फॉर्म करके रखना चाहिए बच्चों को, कि भाई आप यहाँ से जाओगे, आपको यहाँ खड़ा होना है, ठीक है। एंटर एंड एग्जिट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे ग्राउंड के अंदर, ये नहीं कि कोई भी कहीं से आ रहा है और फिर लड़ाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल फॉर असेंबली, एक असेंबली के लिए पूरा टाइम टेबल बेसिकली। तो मैं दिखा देता हूं, जैसे ये जो टाइम टेबल है यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे एक टाइम टेबल है, ये जो आपकी पीडीएफ है इसमें मिल जाएगा आपको टाइम टेबल नीचे। इसके बीच में जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, स्कूल असेंबली, यहाँ पे देखो, जो बच्चे हैं असेंबली में खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका ना एक फिक्स पाथ होता है, ये कहाँ से आएंगे कहाँ से जाएंगे, आपने भी देखा होगा कि एक फिक्स पाथ होता है कि भाई जब डिस्पर्स होती है असेंबली तो यहीं से जाना है लाइन बना के, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है, ये बच्चे लोग कैसे लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग सब लाइन में खड़े हुए हैं, तो इनका ना एक प्री डिसाइडेड वो होता है रूट, कि भाई यहाँ से आना है यहाँ से जाना है। अब यहाँ पे ये टाइम टेबल है, देखो, जैसे कोई असेंबली है, 7:45 पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे लोग असेंबल होते हैं, फिर 7:45 AM पे ही मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 7:48 पे प्रिंसिपल एड्रेस करता है असेंबली को, ठीक है। 7:53 पे न्यूज अपडेट, अगर किसी को न्यूज बोलनी होती है या किसी क्लास की टर्न होती है तो वो न्यूज बोलता है। उसके बाद 7:55 पे थीम बेस्ड एक्टिविटी होती है, अगर कोई एक्टिविटी करनी है 5-10 मिनट की, फिर नेशनल एंथम, और उसके बाद डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल हो गया, तो ये प्री सेट होता है, ये नहीं कि उस टाइम पे डिसाइड करना है कि अभी क्या करना है अभी क्या करना है, ये सब प्री सेट होता है पहले से ही। उसके बाद टास्क ड्यूरिंग द डे ऑफ असेंबली, अब जिस दिन असेंबली होती है, मतलब जिस टाइम पे असेंबली हो रही होती है, उस टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसको फिजिकल एजुकेशन फैसिलिटी ध्यान रखना, ये सारा काम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का है, एकेडमिक टीचर का नहीं है। ओके, नाउ चेक वेदर एवरीवन इज रेडी, सबको चेक करना है कि सबकी सब बच्चे, जो भी बच्चे कोई थॉट बोलने वाला है कि न्यूज बोलने वाले, वो सब रेडी है कि नहीं। ओके, चेक द ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट, जो भी आपका ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट है, माइक वगैरह ठीक से चल रहा है कि नहीं, स्पीकर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, मतलब जो वर्केबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर द फर्स्ट एड एंड मेडिकल इमरजेंसी, अगर मान लो कोई खड़ा खड़ा बच्चा चक्कर खा के नीचे गिर जाए, है ना, बहुत बार होता होगा ऐसा, जो स्कूल है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि असेंबली अगर थोड़ी ज्यादा देर तक हो जाए, या कोई बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करके आया तो उसको चक्कर आ जाएंगे और नीचे गिर जाएगा, तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्स इन प्री डिस्क्राइब मैनर, टास्क आफ्टर द असेंबली, अब जब असेंबली पूरी हो जाए उसके बाद डिस्पर्स करना है बच्चों का, और वो भी एक इफेक्टिव मैनर में, क्योंकि बच्चों को अब क्या करना है, क्लास में जाना है, अब क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, डिस्पर्स तो होना ही है ना। तो यहाँ पे अदर थिंग्स विच नीड्स टू कीप इन माइंड, अब कुछ मिसलेनियस थिंग्स हैं, जो बाकी जो चीजें हैं वो दिमाग में रहनी चाहिए, किसके, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर के। ओके, वो क्या क्या चीजें हैं देखो, वो इस चीज का ध्यान रखता है, द ड्यूरेशन ऑफ असेंबली शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 मिनट्स, जो असेंबली है वो 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक जनरल रूल तो यही कहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा असेंबली आधा आधा घंटे की खिंच जाती है, अगर किसी कोई टीचर अच्छा लेक्चर देने लग जाता है, या कोई स्टूडेंट कोई अच्छी ज्यादा न्यूज बढ़िया बोल गया, तो असेंबली बहुत देर तक खिंच जाती है, जिससे बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के नीचे पीछे गिर जाते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज डू नॉट कंडक्ट असेंबली ड्यूरिंग द बैड वेदर, अगर मान लो मौसम खराब है तो असेंबली नहीं होनी चाहिए, है ना, जनरल रूल तो यही कहता है। और बहुत टाइम ऐसा होता भी है कि अगर मान लो बारिश हो रही है या कुछ भी ऐसा मौसम बेकार है तो असेंबली नहीं होती। मेक श्योर लाउड स्पीकर आर नॉट क्लोज टू द स्टूडेंट्स, अब जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं वो बच्चों के कान पे ही ना लगे हो, पता चला बच्चे खड़े हुए हैं, जैसे ही किसी ने हेलो बोला और किसी का कान फट गया, है ना, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती क्या है बेसिकली, मीटिंग बिटवीन द स्कूल एकेडमिक स्टाफ एंड द पेरेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल एकेडमिक स्टाफ के बीच की जो मीटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ना इसका कुछ एम होता है, अब ये कराई क्यों जाती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना फालतू में कुछ चीजें हो रही हैं ये, ठीक है। तो इसका कुछ एम होता है, वो क्या एम है, क्या पर्पस है पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाने का स्कूल के अंदर, वो ये है, अवेयरनेस
अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल। देखो अब यहाँ पे ना बस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, क्या कंफ्यूजन में आएंगे, वो क्या लिखेंगे, एकेडमिक से रिलेटेड चीजें लिखेंगे। बट यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो किस सब्जेक्ट का है, फिजिकल एजुकेशन, तो आपको लिखना है सिर्फ किसके कॉन्सेप्ट में, फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में लिखना है, ठीक है। तो अवेयरनेस अबाउट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन द स्कूल। ओके, जो स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं उनकी अवेयरनेस बताने के लिए पेरेंट्स को फिजिकल एजुकेशन, ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो करवाई जाती है। उसके बाद डिस्कशन ऑन फिटनेस रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन, बच्चे की क्या फिटनेस रिपोर्ट है, कितना ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, ठीक है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी चीजें बताने के लिए भी क्या होता है, पीटीएम करवाई जाती है। वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, अब जो फिजिकल एजुकेटर होता है वो क्या करता है, पेरेंट्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकता है, जिससे क्या होता है, लाइव पता चल जाता है कि भाई घर में बच्चा कैसा कर रहा है या यहाँ स्कूल में कैसा कर रहा है। उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, जो भी स्कूल में प्रॉप्स और इक्विपमेंट रखे होंगे, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज होंगी स्कूल के अंदर, वो सारी की सारी चीजें वो बता देता है डेमोन्स्ट्रेट करके कि भाई देखो ये हमारे पास स्पोर्ट्स है और ये हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो सारी की सारी चीजें पेरेंट्स को जानने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो बस इतना ही था, पेरेंट टीचर मीटिंग में इतना ही आपको लिखना है। ओके, ये 4 एम याद रख लो, बस बहुत है। उसके बाद अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक स्कूल असेंबली हैज टू बी वेल प्लान्ड, अब जो स्कूल की जो असेंबली है वेल प्लान्ड क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर कहां मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है, देखो अभी एक सेकेंड। इसका जो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, वेल प्लान्ड क्यों होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो अगर मान लो वेल प्लान्ड है तो बच्चों में लड़ाई नहीं हो रही है ना, और प्रॉपर टाइम से लोग आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, तो असेंबली ठीक से हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वेल प्लान्ड नहीं है तो सारी नेगेटिव चीजें आप लिख दो कि भाई अगर मान लो तुम्हें पता ही नहीं होता कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, तो क्या होता, सब एक साथ इधर उधर भाग रहे होते। ओके, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख दो। उसके बाद अगर मान लो किसी के जो 15 से 20 मिनट जो रेंज होती है उसको हम ज्यादा कर दे, आधा घंटा कर दे, 1 घंटा कर दे, तो क्या हो जाएगा, बच्चे आधे वैसे ही गिर जाएंगे, है ना, चक्कर खा के, क्योंकि इतनी देर खड़ा नहीं रहा जाता। उसके बाद और भी जो नेगेटिव चीज आप लिख सकते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने इसमें बताया है वही आपको छापना है पूरा पूरा, नहीं नहीं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी आंसर लिख सकते हैं, बट रिलेटिव होना चाहिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेम यही 4 उठा के छाप देने आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1, यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लेना, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए फिर भी मतलब कोई ना ले पाए स्क्रीनशॉट वगैरह, तो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स जरूर डालना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मेल कर दूंगा, जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसको मेल कर दूंगा ये पीडीएफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेकंड जो यूनिट है वो करनी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं डाल दूंगा सेकंड यूनिट भी जैसे ही लगेगा कि हाँ भाई रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। तो ये था यूनिट 1, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल एकदम श्योर हूं कि इन वीडियोस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, ठीक है। आप अगर ये अच्छे से करके चले गए तो सारा फियर खत्म एग्जाम का, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं करना यार। बिकॉज ये जो है ना, ये मैंने बहुत एकदम क्रिस्प एंड क्लियर करके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ है वो बहुत लंबी किताब है, 70-75 पन्ने की है, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है। ये 3-4 पेज के नोट्स है, वो जो 75 पेजेस है। अब देखो जैसे यूनिट 2 है, ये सिर्फ 1 पेज की बना दी है, ठीक है, सिर्फ 1 पेज में सारा सब कुछ हो गया। ओके, तो जिसको भी जो पीडीएफ चाहिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की जो कंबाइंड पीडीएफ है, ये यूनिट 1 है जो यहाँ पे बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो जो यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो पीडीएफ अगर चाहिए तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी मेल कर देना, इन द सेंस कि कमेंट में डाल देना, मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके ओके, नाउ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो यूनिट 2 है, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम पे मैं एक लाइव क्लास लेने वाला हूं 15 फरवरी को। आपका एग्जाम 16 फेब को है, मैं 15 फेब को एक लाइव क्लास लूंगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब पे हो जाएगा एक लाइव सेशन, और या फिर एक जूम क्लास कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो जिससे क्या होगा, वर्बली आपके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको पता चल सके उस टाइम पे जिस टाइम पे क्लास चल रही होगी। ओके,
नाउ, तो अभी सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है? ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट का जो मेन जो मकसद है वो बच्चों को सिखाना होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करने के लिए? टू गेट इंफॉर्मेशन, टू लर्न। ठीक है, टीचर क्या करेगा? बच्चों को सिखाएगा, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये एक असेसमेंट है बेसिकली। ओके, दैट कैन बी यूज टू चेंज द टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये चेंज द टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब है उसको और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अगर मान लो कोई टीचर है, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है ना, तो अगर बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, तो वो क्या होगा? उसका लर्निंग जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी। अगर मान लो उसको भी कल किसी को पढ़ाना हुआ, तो वो क्या करेगा? अपनी टीचिंग स्किल्स डेवलप कर लेगा, है ना, अपने अंदर एक ऐसी मतलब क्या हैबिट्स बना लेगा जिससे क्या होगा? वो बहुत अच्छे से सीख सके चीजों को, तो लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखो, इंक्लूड्स टीचर ऑब्जर्वेशन। अब जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट का बेसिक मीनिंग ध्यान रखना यही है कि बच्चों को सिखाना, है ना, बच्चों को सिखाना चीजें। ओके, और वो अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। नाउ, इंक्लूड्स टीचर ऑब्जर्वेशन। अब जो असेसमेंट होता है इसमें टीचर के ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, एंड एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट वर्क। अब ये जो टीचर का ऑब्जर्वेशन है और जो स्टूडेंट का जो काम है ना, इसको ऑब्जर्व करता है कौन? टीचर। मतलब जो स्टूडेंट है उसके काम को कौन ऑब्जर्व करता है? उसके काम को टीचर ऑब्जर्व करता है ना। और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे? उसको होमवर्क देके, है ना, उसको टेस्ट देके, उसको ऐसे रिपोर्ट्स, है ना, उसकी स्पीच, क्लास में होता है ना, डिबेट्स करवा देते हैं। तो ये सारे क्या है? आपको सिखाने का तरीका होता है। दिस ऑल नोन एज असेसमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोसीजन, क्लासरूम डिस्कशन एंड इश्यूज। जैसे क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवा देते हैं। ठीक है, क्लास में कोई बुक रीडिंग करवा रहा है आपसे खड़ा होके कि भाई चलो ये वाला चैप्टर पढ़ के सुनाओ, है ना, फिर टीचर आपको पढ़ाता है। तो वो सारी चीजें क्या है? असेसमेंट के अलग अलग तरीके हैं, मतलब आपको पढ़ाने के अलग अलग तरीके। अब जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, तो ये भी एक असेसमेंट है ना, आप एक पढ़ने का तरीका है। ओके, अगर मैं आपको कोई होमवर्क दे दूं कि चलो भाई ये काम करना जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, या फिर मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देता हूं चैनल को, तो ये क्या है? एक टाइप से असेसमेंट है बेसिकली। असेसमेंट कैसे? कि आने वाले टाइम पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट इज प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनाउंस द असेसमेंट। अब जो प्लानिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है असेसमेंट के लिए। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट टू असेसमेंट? देखो, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक प्लान्ड वीडियो है। ओके, मैंने पहले प्लान किया था कि पहले मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर मैं नीचे इस पॉइंट पे जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने ये टेबल्स बना रखी है। तो ये सारी चीजें क्या प्लानिंग है। अगर मान लो ये प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा होता किसी टाइम पे, तो यहाँ पे क्या है? आपको समझ में भी नहीं आती चीजें, और टीचर व बच्चे सीख भी नहीं पाते। तो ये क्या है? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए? एनहांस टू असेसमेंट। मतलब बच्चों को और भी ज्यादा सिखाने के लिए, बच्चों को और भी ज्यादा उनका स्कोप, उनकी हैबिट्स बनाने के लिए, मतलब इंप्रूव करने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की इंप्रूव करने के लिए, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट। ओके, नाउ आई होप समझ में आया होगा असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो अब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे की सारे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे असेसमेंट का जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये तो था एकेडमिक टाइप से आप लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आप क्या लिखना है? उससे रिलेटेड अगर मान लो आ जाए दो टाइप की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज असेसमेंट? सिंपल आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट इन स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके हिसाब से आएगा तो सिर्फ आपको यही दो पॉइंट लिखने हैं, तीसरा पॉइंट आप नहीं लिखेंगे इनमें से फिर। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक्ट ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट समथिंग। ये जो क्या होता है, ये असेसमेंट जो होता है वो बच्चों को सिखाता है सही डिसीजन मेकिंग बनाना। ठीक है, ताकि बच्चे सही डिसीजन ले सके फिजिकल एक्टिविटीज में या अपनी अदर पर्सनल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग, है ना। उसके बाद दूसरा, प्रोसेस प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है, ठीक है, स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट देखो, आई होप आप चीजें समझ रहे हैं कि असेसमेंट का मतलब क्या है। अब शायद डर नहीं लगेगा आपको, है ना। पहले बहुत कंफ्यूजन हो रही थी असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिए,
ऑलराइट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। असेसमेंट में, अब असेसमेंट का काम क्या है? बेसिकली दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बेसिकली डेली लाइफ में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट वाज लर्न, जब एक क्लास खत्म होती है तो क्या होता है? व्हाट वाज लर्न, इस क्लास में क्या सीखा गया, एंड हाउ वेल वाज इट लर्न, और कितना अच्छे से इसको सीखा गया। ठीक है, तो असेसमेंट के पास दो क्वेश्चन का आंसर होता है, व्हाट वाज लर्न एंड हाउ वेल वाज इट लर्न। ठीक है, कितना अच्छे से उसको सिखाया गया टीचर के द्वारा बच्चों को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द असेसमेंट। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। ठीक है, इनका डिफरेंस भी देखेंगे अभी। तो पहले लेकिन आप इवैल्यूएशन को समझो, इवैल्यूएशन क्या होता है, फिर हम डिफरेंस पे आते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज इवैल्यूएशन? नाउ इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द ग्रेड्स। जो इवैल्यूएशन होता है वो हमेशा ग्रेड्स पे फोकस करता है। ठीक है, वो हमेशा किस पे फोकस करता है? ग्रेड्स पे। अब ग्रेड्स क्या होते हैं? ग्रेड्स होते हैं आपके मार्क्स, जो आपने टेस्ट दिया, जो आप अभी जो ये एग्जाम देके आओगे, ठीक है, उसके बाद फिर घर वापस आओगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा? वो आपका इवैल्यूएशन होगा। आपने कितना अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कितना अच्छे से पढ़ाई की 10th क्लास में, वो सारा की सारा क्या है? आपका इवैल्यूएशन है। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज इट इज जजमेंटल। ये जजमेंटल होता है, ये आपको जज करता है। अगर मान लो आपके अच्छे नंबर आए हैं तो सब आपको इज्जत देंगे, है ना? किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो क्या है? उसकी फुल रिस्पेक्ट, फुल इज्जत। लेकिन किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के 33 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं, है ना? ऐसा ही है भाई, नहीं होती सच में। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? इट इज जजमेंटल, ये आपको जज करता है ना? ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो, ये आपका एक बेसिकली कैरेक्टर बनाता है किसी दूसरे के सामने। अब कोई भी पेरेंट्स आता है, पूछेगा भाई बेटा 10वीं क्लास में कितने नंबर आए? कोई कहेगा सर मेरे तो 95 मार्क्स आए। 95 मार्क्स आए तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये बच्चा अच्छा है। कोई कहेगा सर मेरे तो 53 मार्क्स आए, तो पता चल जाएगा कि भाई ये कैसा स्टूडेंट है। कोई कहता है मेरे 34 नंबर आए, तो समझ में आ जाएगा हाँ ये तो नालायक है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, है ना? तो ये एक जजमेंट बनाता है, जो इवैल्यूएशन होता है, लोग आपको इवैल्यूएट करते हैं, टीचर्स, है ना? टीचर्स भी। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन। जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ असेसमेंट क्या होता है? अभी हमने देखा असेसमेंट की डेफिनेशन क्या था? ये पढ़ाने का तरीका है बेसिकली, मतलब लोग बच्चों को सिखाने का तरीका है। ओके, असेसमेंट उनको अलग अलग तरीके से जो सिखाया जाता है वो असेसमेंट है। नाउ इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जो असेसमेंट होता है भैया वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब हमेशा इंप्रूव होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, नाउ इट इज क्लोजिंग और क्लोजर रिजल्ट। ये क्लोजिंग और क्लोजर रिजल्ट है। क्लोजर रिजल्ट कैसे है? क्योंकि ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, जब आपका 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, आपकी 10th क्लास बंद हो जाएगी, फिर आपकी नई क्लास शुरू हो जाएगी, है ना? लेकिन नई क्लास तो असेसमेंट में भी आएगी। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे क्या है? फिर से सीखने लगोगे चीजों को। ओके, यहाँ पे देखो क्लोजर, अब 10th क्लास का एक बार रिजल्ट आ गया, क्या दोबारा दोबारा वही रिजल्ट आएगा? नहीं, है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे ये क्लोजर रिजल्ट है, मतलब आपको क्लोजिंग रिजल्ट देता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज इम्प्रूव द लर्निंग क्वालिटी। जो असेसमेंट होता है, जिस अगर आप कुछ चीजें सीखते हैं तो आगे चल के लाइफ में आपकी इंप्रूव करता है क्वालिटीज को, लर्निंग एबिलिटीज को इंप्रूव करता है असेसमेंट। ठीक है, नाउ जजेस लर्निंग लेवल। अब ये लर्निंग लेवल को जज करता है इवैल्यूएशन, कि आपने क्या सीखा, है ना? आपने 10th क्लास में क्या सीखा, कितने मार्क्स आए, तो वो सारा की सारा काम क्या करता है? इवैल्यूएशन पे जज होता है। ठीक है, नाउ इट इज अपग्रेडेड। ये दिन ब दिन अपग्रेड होता रहता है, इट इज ग्रेडेड। ये सिर्फ एक बार ग्रेड आ गए, 10वीं में नंबर आ गए तो आगे छप गए आपकी मार्कशीट में लाइफ टाइम के लिए। ये क्या होगा? अगर मान लो 10वीं में आप कुछ अच्छे से सीख नहीं पाए, तो 11वीं में सीख जाओगे और अच्छे से इंप्रूव करके, दिस इज अपग्रेडेड, वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन 10वीं के मार्क्स अपग्रेड नहीं होंगे भैया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस। ओके, दिस प्रोवाइड फीडबैक। अब आप कुछ चीज कोई सीख रहे हो, है ना? अब जब कोई चीज आप सीख रहे हो, लेट्स से 10th क्लास में कुछ सीख रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम टीचर से आप पूछ सकते हो, है ना? उसी टाइम पे आप टीचर से पूछ सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर आपको इसमें से सॉरी इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? 10th जो आपका जो एग्जाम है 16 फेब को है, मैं 15 फरवरी को एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट हो वो उस लाइव क्लास में आ सकता है, नहीं डाउट हो तो कोई बात नहीं यार, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? एक फीडबैक, वहां पे आप फीडबैक भी दे सकते हो, और उसके बाद वहां पे आप कमेंट भी मतलब अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। सेम ऐसी वो क्या होगा? असेसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या होगा? मान लो आप एग्जाम देने गए,
और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी कमियां, शॉर्टफॉल, है ना, तो ये आपकी कमियां दिलवाता, नजर दिलाता है कौन, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या है, एक टाइप से नेगेटिव कॉन्सेप्ट कर सकते हो। नेगेटिव क्या मतलब कि ये आपकी कमियां गिनवाएगा, फिर कि आप में ये कमी है, आपके रिजल्ट से आपकी कमियां गिनवाई जाएंगी। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट देखो। तो डिफरेंस समझ में आया कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे अभी। तो जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, देखो, पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहां पे इवैल्यूएशन के तीन टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा हो जाएगा समेटिव इवैल्यूएशन, और तीसरा हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, पहला पढ़ते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक सेकेंड, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को मॉनिटर करने के काम आता है। ठीक है, स्टूडेंट को क्या करता है, मॉनिटर करने के काम आता है। लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू, ओके, अब यहाँ पे लेट से आपकी कोई क्लास चल रही है ना, एक प्रिंसिपल आ जाए आपके और कॉरिडोर में खड़े हो जाए, चुपचाप आप लोगों को देख रही है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अब उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट को, अगर मान लो कोई स्टूडेंट शैतानी कर रहा है और उसने देख लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, और उसमें वो प्रिंसिपल आपको मॉनिटर कर रही है, उसमें वो टीचर आपको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, उस लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन के दौरान वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, और उसी इंस्ट्रक्शन के दौरान स्टूडेंट भी अपना फीडबैक दे सकते हैं टीचर को कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। अब ये समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, देखो, इवेल्युएट द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। जब वो क्लास खत्म हो गई, जैसे ये वाली क्लास चल रही है, जब इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाए, कुछ लोग होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ होंगे जिन्होंने शुरू में ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, कुछ होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, है ना, जब, और जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, जब 15 तारीख को क्लास होगी, है ना, तो उनकी क्लास मिस हो जाएगी। सो इट इज गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स। ये एक कोर्स के बाद की जो फीडबैक होता है वो है बेसिकली, है ना। तो यहां पे क्या होता है कि भाई उस स्टूडेंट ने उस क्लास के बाद क्या सीखा। जैसे इस वीडियो के बाद आप लोगों ने क्या सीखा, आपने यूनिट 2 कंप्लीट कर ली, सिंपल सी बात है, खेल खेल में, ये 15 20 30 मिनट के वीडियो के अंदर, है ना। तो यहां पे क्या होगा कि उस क्लास के तुरंत बाद क्या सीखा बच्चों ने, वो क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन। अभी आप देखो, इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, जजमेंट है बेसिकली। तो कोई आपको जज करेगा कि आपने क्लास के बाद क्या सीखा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं अभी। जो इट मींस टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बच्चों में जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड करना। ठीक है, कि भाई एक बच्चा कोई अच्छे से सीख क्यों नहीं पा रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे क्लास के अंदर, यार कोई अगर कोई टीचर समझाता है तो उसको सारी चीजें ना अच्छे से समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करता है टीचर। ठीक है, वो उसको पता होता है सारी चीजें। नाउ इस फॉर्मूले से, इस तरीके से स्टूडेंट को क्या होता है, सॉरी टीचर को क्या होता है, उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि भाई इसका मैथ्स अच्छा है, इसका साइंस अच्छा है, ये इस सब्जेक्ट में वीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो पता लगाया जा सकता है उस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके हिसाब से वो आपको दवाइयां देता है ना। डॉक्टर को एग्जैक्ट बीमारी नहीं पता होता जब तक असली रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। तो वो क्या करता है, आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुन के, आपके सिम्टम्स सुन के दवाइयां देता है। सेम ऐसे ही टीचर क्या होता है, आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसको समझ के पकड़ में आ जाता है उसको कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। अब ये जो टीचर है, ये क्या करता है, वो कॉजेज भी पता लगाता है कि भाई इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना। तो इससे क्या होगा, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, ताकि उसको और अच्छे से सिखाया जा सके। तो ये बेसिकली क्या है, इवैल्यूएशन है, जजमेंट है। टीचर आपको क्या करता है, जज करता है इस बेसिस पे कि इसको कहां प्रॉब्लम हो रही है, असेसमेंट के अंदर, है ना, सिखाने के अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस के बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स, ओके, देखो, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में दो चीजें हमें पढ़नी है। पहली तो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस,
और दूसरी है स्किल रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। अब जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसमें क्या होगा, देखो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होगा, जो बेसिक फिटनेस होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, दैट इज नोन एज द ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, मतलब उसकी हेल्थ को लेके, है ना। और एक आएगा स्किल रिलेटेड फिटनेस, उसकी स्किल को लेके। स्किल का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी एक खूबी उसके अंदर, किसी एक स्टूडेंट के अंदर है, किसी पर्सन के अंदर, है ना, उसकी जो खूबी होती है, अब ये किस बेसिस पे होगी, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, उसका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसके बेसिस पे होगी। एक सेकेंड, गला सूख जाता है यार। ओके, स्किल रिलेटेड फिटनेस होगा बेस्ड अपॉन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अब यहां पे जो पहला पॉइंट है दैट इज एक्शन, इसके अंदर है क्या है, एक्शन, यानी एबिलिटी टू परफॉर्म राइट मूवमेंट। अब स्किल रिलेटेड है, मतलब उसने कुछ सीखी होगी पहले, है ना, स्किल का मतलब ही वही होता है कि सीखना बेसिकली। तो यहां पे जो पहला है एबिलिटी टू परफॉर्म राइट मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, है ना। तो अब ये जो स्किल है ये एक पर्सन, ये एक स्टूडेंट खुद डेवलप करता है अपने अंदर। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रनिंग, दौड़ना, है ना, फॉर एग्जाम्पल यूसेन बोल्ट, है ना, मो फारा, तो ये लोग क्या है, दौड़ते हैं, तो इन्होंने ये अपनी जो स्किल है इसको डेवलप किया है। उसके बाद टर्निंग, ट्विस्टिंग, है ना, टर्न करना, ठीक है, उसके बाद ट्विस्ट करना, ये सारी चीजें क्या है, एक स्टूडेंट खुद डेवलप करता है। उसके बाद बैलेंस, मेंटेन इक्विलिब्रियम आइदर इन स्टेशनरी और इन अ मूविंग पोजीशन, वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, ये सारी चीजों का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग में, है ना। बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस रखना, मतलब बराबर, है ना, जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते गिर तो जा नहीं रहे हैं, आराम से बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये आपके स्किल्स हैं। अब ये स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, ये आपके न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल भेजने वाले जो सेल्स है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट डिफेक्टिव हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मूव करने में, रनिंग में, दौड़ने में, है ना। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन, अभी कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सेंसेस, जो अलग अलग सेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको एक साथ इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द, उनको एक कोऑर्डिनेशन। ओके, अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहा है कोई और उसको कैच पकड़ना है, किसी को मान लो लेट्स से कैच पकड़ रहा है कोई पर्सन, तो अब क्या होगा, जब तक उसका बॉडी जो है पूरा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उसके हाथ, उसके पैर, ठीक है, उसका दिमाग आपस में एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक वो कैच कैसे पकड़ पाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। अगर मान लो बॉल जा रही है, अगर उसका दिमाग पता ही नहीं लगा पा रहा बॉल की कितनी स्पीड है, कहां तक पहुंचेगी, है ना, या फिर उसके भाग तो रहा है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे, तो यहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये स्किल बेस है, ये स्किल्स होती हैं, ये डेवलप करनी पड़ती है। ओके, नाउ अब यहां पे देखो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो फिटनेस जो इश्यूज है, वो क्या होंगे, एक तो एरोबिक कैपेसिटी के लेके हो सकता है, यानी एरोबिक कैपेसिटी मतलब जो जॉगिंग करते हैं, ठीक है। अब एरोबिक मतलब सांस से रिलेटेड, किसी को कुछ होता है कि भाई छत पे थोड़ा सा चढ़ते ही सांस चढ़ जाती है, मतलब सांस फूलने लगती है उसकी, है ना, या वो होता है ओबीस पर्सन में या फिर मोटे लोगों में, तो उनके साथ ऐसा होता है, किसी को बहुत जल्दी पसीने आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा भागने पे ही सांस फूल जाती है, तो ये क्या होगा, एरोबिक कैपेसिटी, मतलब उसकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो कम है। तो ये क्या है, बेसिक उसकी जो फिटनेस है उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद एनारोबिक कैपेसिटी, है ना, उसके बाद स्ट्रेंथ हो गई, किसी में स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो योगा करते हैं, आपने देखा होगा कैसे भी अपने शरीर को इधर उधर मोड़ लेते हैं, है ना। फिर आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। ओके, सो ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आएगा बॉडी कॉम्पोजिशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन, अब ये बॉडी कॉम्पोजिशन है क्या, उसके बारे में बात करेंगे अब। ओके, नाउ अब यहां पे देखो, मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, दिस इज बीएमआई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया बीएमआई बेसिकली, ठीक है। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि आपकी बॉडी जो है सही है, अंडरवेट है, हेल्दी है, ओवरवेट है, ओबीज है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, बीएमआई, अगर ये नंबर 18.5 से कम है
तो वो पर्सन, वो स्टूडेंट या वो बंदा क्या है भाई, अंडरवेट है, मतलब उसमें वजन की कमी है, भैया केले खाओ वजन बढ़ाओ, है ना। उसके बाद इफ बीएमआई इज 18.5 से 24.9, अगर बीएमआई 18.4 से 24.9 के बीच में है, मतलब हेल्दी है भाई, आराम से मस्त रहे, खा पी मौज कर, है ना। इफ बीएमआई इज बिटवीन 25 टू 29.9, अगर बीएमआई 25.0 से लेके 29.9 तक है तो वो ओवरवेट है, भाई साहब दौड़ना शुरू कर दो, ओवरवेट है ना। उसके बाद इफ बीएमआई इज मोर देन 30, अगर बीएमआई 30 से ऊपर है तो ये भाई साहब ओबीज है। ओबीज का मतलब एक्स्ट्रा मोटा, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 4 एक्सएल, है ना, जो साइज आता है टी शर्ट का, तो वो बहुत मोटा है, ठीक है। ओके, बीएमआई का फॉर्मूला देखो। अब ये जो नंबर आया ये हमने निकाला कैसे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो बीएमआई का हमने नंबर निकाला 18.5, जो हम निकाल रहे हैं नंबर, ये कैसे निकाला उसके बारे में देखते हैं। तो देखो बीएमआई का एक फॉर्मूला है, वेट इन केजी, वेट तो करना है आपको, मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है यार, वो ऐड कर लेना आप, ठीक है। हाइट का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये नहीं कि सेंटीमीटर में या कुछ भी, मीटर्स में हाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक पर्सन है, अब ये जो ऐसा सैंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। आपको बस इतना ही याद करना है इसमें, एक तो बीएमआई की डेफिनेशन, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट इन मीटर्स, हाइट द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लो, इसमें दी हुई नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ weight in kg, weight in kg and the square of height in meters, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ये इनका रेशियो होता है। ओके, अब यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है एग्जाम में, बच्चे घबरा ना जाएं प्लीज, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक रफ क्वेश्चन बनाया अपनी मर्जी से। ओके, इफ द वेट ऑफ अभिनव इज 52 kg, अभिनव इसलिए बोला है क्योंकि अभिनव ने कल मुझसे पीडीएफ मांगी थी, तो मैंने उसको मेल कर दिया वैसे, ठीक है। इफ द वेट ऑफ अभिनव इज 52 kg एंड हाइट इज 170 सेंटीमीटर, अगर अभिनव का वेट 52 किलो है और अभिनव की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ अभिनव, तो हमें पता लगाना है कि अभिनव का जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, वो अंडरवेट होगा, वो हेल्दी होगा, वो ओवरवेट होगा, वो ओबीज होगा, ठीक है। तो ये हमें पता लगाना है, तो चलो लगाते हैं पता, वैसे अभिनव को तो पता होगा, है ना। चलो अभी लगाते हैं इसका पता। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें पता है बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया यार, ब्लैक ही करते हैं, रेड कर लेते हैं, पिंक। बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बीएमआई का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट, सॉरी, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, यार वो स्क्वायर है वहां पे, ठीक है, करेक्ट कर लेना। और ये हाइट किस में चाहिए हमें, मीटर में चाहिए, और वेट किस में चाहिए भैया, वेट चाहिए हमें केजी में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो अभिनव का वेट है 52 किलो है, तो बी एम आई अभिनव का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय कितना, 170 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो ये मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 1.7 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि हाइट का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2.89, ठीक है। और ये कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 17.99 कुछ, या 18 ही मान लो, लेट्स से एवरेज 18 आंसर आ रहा है ना। अब मेरे को ये बताओ, अभिनव का बीएमआई आ गया 18, क्या अभिनव हेल्दी है, क्या अभिनव हेल्दी है, जस्ट टेल मी, क्या अभिनव हेल्दी है, अभिनव जी। ओके देखते हैं, ये रहा, देखो इधर अभिनव का जो बीएमआई आ रहा है 18 आ रहा है, अरे 18 आ रहा है, क्या अभिनव हेल्दी है, नहीं, अभिनव इज अंडरवेट, अभिनव को थोड़े केले खाने की जरूरत है, ठीक है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, वो हेल्दी हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरवेट है अभिनव, और क्योंकि उसका बीएमआई 18 से कम, 18.5 से कम है, तो हमें ये बस ये पता लगाना होगा कि बीएमआई उसका क्या है क्या नहीं, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट 2। आई होप आपको यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इवैल्यूएशन और इसमें असेसमेंट में, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो, मुझे बता दो, अपनी मेल आईडी लिख दो, ठीक है। यू विल गेट द दिस पीडीएफ ऑन योर मेल, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बहुत अच्छे नोट्स हैं, एक ही पेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने पूरी इस वीडियो, पूरी उस यूनिट को, ठीक है। तो यूनिट 3 एंड 4 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। जो यूनिट 3 एंड 4 की जो वीडियो बहुत लंबी है, 1 घंटे की, ठीक है। तो उसमें से शुरू का जो पार्ट है आधे घंटे का, वो आपकी यूनिट 3 और 4 है। और यूनिट 1 मैंने कल ही अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम पूरा आराम से मस्त होगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, ठीक है। तो कल के एग्जाम के लिए डर लग रहा है भाई? किस किस को डर लग रहा है? ठीक है भाई, देखो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उससे एक स्टेप आधार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो सिलेबस है, मैंने पूरी रात बैठ के रिसर्च किया एक्चुअली, क्या सिलेबस है, कहां से क्या क्या है। तुम्हारा सिलेबस 3 किताबों में से है, ठीक है। पूरा जो टॉपिक वाइज मैंने किया है, उन 3 किताबों के लगभग 200 पन्ने हैं। उन 200 पन्नों को मैंने क्या किया है, छोटे से एक 6 या 7 पेज है कुछ, उनमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बस ये 7 पेज पढ़ लेना, काम हो जाएगा कल के एग्जाम का, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट करना है इसको, सिलेबस को, तो 1 या 1.5 घंटे की ये वीडियो बनेगी। मुझे नहीं पता कितने टाइम की बनेगी अभी, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे की जब ये वीडियो बनेगी, 1 घंटा ही होगा मैक्सिमम, तो इसको 1 घंटे आराम से बैठ के अगर नोट्स बनाने हो अपनी लैंग्वेज में तो बना लेना, ठीक है। फायदा रहेगा। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, बिकॉज कुछ चीजें मिस कर दोगे फिर, ठीक है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट जो मटेरियल उन्हें नहीं मिल रहा है वो वीडियो से प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और जो इसके जो नोट्स हैं, अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पेज को ज्वाइन कर लो। मेरा ही पेज है एक्चुअली, ठीक है। वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, मैं अभी डाल दूंगा। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड घबराना मत, बिल्कुल भी, बहुत आसान है, हो जाएगा आराम से। ओके, एक्चुअली पहली जो है यूनिट है, दैट इज आपकी फ्री प्ले, इससे, ठीक है। जो पूरा की पूरा यूनिट है ये फ्री प्ले वाली यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्री प्ले की डेफिनेशन आप बोल सकते हो, व्हेन चिल्ड्रन हैव फुल फ्रीडम टू प्ले इन व्हाटएवर वे दे वांट। जब बच्चों के पास फुल फ्रीडम होती है, ठीक है, पूरी की पूरी फ्रीडम होती है कि किसी भी तरीके से, कैसे भी, अपनी मर्जी से वो जो गेम खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। दैट इज नोन एज फ्री प्ले। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों के ऊपर, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे खेलना है वैसे खेलना है, ठीक है। तो बच्चे फ्री है एकदम अपनी तरफ से, अपने तरीके से खेलने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री प्ले, ठीक है भाई। नाउ अब इस फ्री प्ले का एम क्या होता है, ये क्यों खेला जाता है? बेसिकली द एम इज टू हैव फन एंड कंपटीशन, ठीक है। ये फ्री प्ले होता है बेसिकली ताकि फन हो सके, मजा आ सके, ठीक है। ताकि बच्चों लेट्स से अगर कोई बोर हो रहा है तो एंजॉयमेंट हो सके, इन सब चीजों के लिए प्ले मतलब खेला जाता है। ओके, नाउ और दूसरी चीज क्या हो सकती है, कंपटीशन, ठीक है। और बच्चों में एक दूसरे में कंपटीशन हो खेलों के अंदर, ठीक है। खेल कूद करने में क्या कंपटीशन हो, ठीक है। इसलिए ये प्ले जो है किया जाता है, मतलब खेल खेले जाते हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ने से पहले हमें 3 चीज के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज स्पोर्ट, सेकंड वन इज गेम एंड थर्ड वन इज प्ले, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं पता था। ओके, तो ये 3 चीजें लगती हमें सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग है, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, वो क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला देखो, सबसे पहले है स्पोर्ट। सबसे पहले क्या है, स्पोर्ट। अब स्पोर्ट में क्या है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी अंडर एग्रीड सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है भाई। और वो रूल्स सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के क्या है, कुछ रूल्स होते हैं और ये सारे के सारे रूल्स यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप फुटबॉल यहाँ पे खेलो तो वही रूल होंगे, ठीक है। आप फुटबॉल कहीं दूसरी कंट्री में जाके खेलो, रूल्स वही होंगे। सेम ऐसे क्रिकेट है, ठीक है। तो अगर आप क्रिकेट इंडिया में खेल रहे हैं तो इंडिया में सेम वही रूल है, ठीक है। क्रिकेट के लिए जितने भी रूल होते हैं कि बाउंड्री से अगर बॉल ऊपर जाएगी तो सिक्सर है, ठीक है, और नीचे एक टिप खा के गई तो 4 है। तो ऐसे ही अगर यही रूल आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलो तो बदल नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो ये रूल जो है सेम होते हैं, सेम स्पोर्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज फॉर कंपटीशन और सेल्फ एंजॉयमेंट। अब ये दो चीजों के लिए खेला जाता है स्पोर्ट, क्या, या तो वो कंपटीशन हो, ठीक, और या फिर सेल्फ एंजॉयमेंट हो। मतलब अगर मान लो लेट्स से कंपटीशन नहीं भी हो रहा है तो खुद की, मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए या खुद को एंजॉय करने के लिए, खुद को एकदम बूस्टर करने के लिए ये खेला जाता है, ठीक है, सेल्फ एंजॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट रूल्स सेट बाय ऑफिशियल बॉडीज। अब जो इसके जो रूल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्ट होते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स कौन सेट करता है? रूल सेट करता है कौन? ऑफिशियल, जो हायर अथॉरिटीज होती है, ऑफिशियल होती है किसी पर्टिकुलर गेम की, ठीक है। लेट्स से बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल के रूल कौन सेट करेगा? जो बास्केटबॉल की हायर अथॉरिटी है वो, ठीक है। ये नहीं है कि बास्केटबॉल के रूल क्रिकेट वाली अथॉरिटी सेट कर रही है, क्रिकेट के रूल फुटबॉल वाली, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल दो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस गेम से रिलेटेड वही उनके रूल्स को सेट करती है। ओके, नाउ हैव विनर और लूजर। अब इसमें स्पोर्ट में फाइनली क्या होता है? स्पोर्ट खेला ही इसलिए जाता है ताकि उसमें कोई भी एक विनर हो, कोई भी एक लूजर हो, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या होगा? एक विनर और एक लूजर होता है इसके एंड में, या तो वो कोई टीम भी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर बंदा भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गेम। अब स्पोर्ट तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं गेम क्या होता है, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वाह, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशनल? रिक्रिएशनल का मतलब होता है सेम भाई, खुद के सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एकदम फ्रेश रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। रिक्रिएशनल, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्टिसिपेंट। अब इस गेम के अंदर एक पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं। ओके, नाउ सम पर्टिकुलर गोल। अब ये जो गेम खेला जाता है इसका एक उद्देश्य होता है, इसका एक एम होता है। मतलब लेट्स से अगर कोई दो बंदे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, दो बंदे आपस में सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए ही कोई गेम खेल रहे हैं, तो इसका एक मोटिव होता है कि हाँ ये पर्पस है, ठीक है, ये पर्पस है, इस वजह से हम इस गेम को खेल रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्राइमरी पर्पस एंटरटेनमेंट। अब शुरुआत में इसका जो पर्पस होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिशन में भी तब्दील हो सकता है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज हैव विनर और लूजर। इसमें भी जरूरी है कि एक विनर होगा, एक लूजर होगा गेम के अंदर भी, ठीक है। तो स्पोर्ट के अंदर भी विनर और लूजर होता है और गेम के अंदर भी विनर और लूजर होता है। अब बात करते हैं प्ले। प्ले का सिंपली मतलब है खेलना, ठीक है। कैसे खेलना, क्या खेलना, वो डिपेंड करता है, ठीक। यहां पे देखो फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ये भी एक खुद को सेल्फ एंजॉयमेंट वाला कंडीशन है। खुद को खेलने के लिए मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को बूस्टअप करने के लिए, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए ये भी एक खेल खेला जाता है। नाउ प्ले वन और मोर पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे भी एक या एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अकेला बंदा भी खेल सकता है, ठीक है, कुछ भी खेल रहा हो तो अकेला बंदा भी खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू हैव विनर और लूजर। ये जरूरी नहीं है कि ये विनर और लूजर हो। अब प्ले के अंदर क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि विनर और लूजर हो। लेट्स से गलियों में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है उनमें से कोई जीतेगा या हारेगा, बस वो बस खेल ही रहे होते हैं। ओके, नाउ इसका जो आउटकम होता है, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो फन होता है। मतलब ये किस लिए खेला जाता है? बिकॉज ऑफ फन, ठीक है, टू गेट दी फन, ठीक है, आराम से मजे लेने के लिए बस इसको खेला जाता है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस है। इन दोनों में विनर लूजर होता है, इसमें विनर लूजर का कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता, इसका एक पर्टिकुलर गोल होता है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एम है। सेम ऐसे ही स्पोर्ट का भी एक पर्टिकुलर गेम वो है, एम है भाई, ठीक है, कि भाई किस पर्पस के लिए खेला जा रहा है, टू हैव विनर और लूजर। ओके, इसके रूल्स होते हैं जो ऑफिशियल्स है वो सेट करते हैं, ठीक है। इसके कोई रूल नहीं होते, ठीक है, इसके भी रूल्स होते हैं, लेकिन इसके रूल क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट खुद डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि जो बच्चों ने गेम अपनी मर्जी से बनाए हैं और खुद ही उसके रूल रख लिए हैं, ठीक है, वो इसके रूल्स को हम बता सकते हैं कि भाई इसके रूल है लेकिन बच्चों ने बनाए हैं, ठीक है। ओके, तो आप पिक्चर देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पिक्चर देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। तो शुरू में एक पिक्चर है, उसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में एक फुटबॉल है और एक रेड कलर का कपड़े पहने हुए रेफरी ने, ठीक है। तो दिस इज अ स्पोर्ट, प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल्स। ये रेफरी को बता रहा है कि जो यूनिवर्सल रूल है उनके हिसाब से खेलो,
ठीक है। फिर देखो दूसरा ऑप्शन है गेम, प्ले एज यूनिवर्सल रूल सेट बाय पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो गेम ऐसा होता है जैसे इसमें क्या है, दो बच्चे रस्सियां कूद रहे हैं, ठीक है, रस्सी कूद रहे हैं, तो इसमें क्या है अपनी मर्जी से ये रूल बना लेंगे और उसके हिसाब से खेलेंगे। उसके बाद प्ले, प्ले मतलब जो लास्ट में एक आपको दिख रहा होगा एक कार्टून, मतलब जो लड़की है वो क्या है वॉलीबॉल टाइप का कुछ खेल रही है, और ये क्या होगा इसमें कोई रूल नहीं होते, अपनी मर्जी से जो खेलना चाहो दैट इज फ्री प्ले, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री प्ले, ठीक है। फ्री प्ले के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स फ्री प्ले के दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्ले का मतलब क्या था, जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, जिसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, ठीक है, वो क्या था प्ले। अब वही स्ट्रक्चर होता है और वही अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हेन प्ले इज प्लान, जब हम कोई गेम खेल रहे हैं हम प्लान करते हैं। लेट्स से आज मैं पढ़ रहा हूं, मैंने प्लान किया कि कल मैं ये वाला गेम खेलने वाला हूं, तो मैंने क्या किया प्लान कर लिया कल के लिए, तो वो क्या बन गया स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कि मैंने क्या कर लिया एक दिन पहले, या मैंने बोला कि लेट्स से अभी पढ़ाई कर लेते हैं 2 घंटे बाद वो गेम खेलेंगे, ठीक है, वो कोई खेल खेलेंगे, तो इससे क्या होगा ये स्ट्रक्चर्ड प्ले है, प्लान्ड प्ले, हमने प्लान किया पहले उसके बाद खेला, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर। उसके बाद कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको खेला जाएगा। लेट्स से कि आपने बहुत बार देखा होगा गलियों में या बच्चे खेल रहे होते हैं कहीं पे भी, ठीक है, ऐसा एक डब्बा सा बनाते हैं और एक पत्थर का किप्पू बोलते थे मेरे इस टाइम पे, तो उसको किप्पू, ठीक है, उसको फेंकते थे दूसरी तरफ, फिर यहां से एक इसमें कदम रखा एक इसमें, ऐसे करके। आई होप होगा आप गेम आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप का गेम क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अब आप ये नहीं कर सकते कि इस डब्बे से डायरेक्ट इसमें कूद जाओ, पहले आपको इसमें कूदना पड़ेगा, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये क्या है स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेके आप आगे चले, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड, इसका कोई प्लान नहीं है, ठीक है, जब मन में आए जब रैंडम आए तब कुछ खेल लिया, ठीक है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई प्लान नहीं है भाई, कोई रैंडम प्लान बन गया कि लेट्स से जाओ कोई बोलता है चलो भाई पिट्ठू खेलते हैं, एग्जांपल मैंने पिट्ठू लिखा है इसमें, ठीक है, पिट्ठू खेलते हैं। अब पिट्ठू में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं लेकिन ये रैंडम है, इसमें मतलब जो बंदा है स्टेप फॉलो नहीं करता, स्टेप फॉलो नहीं करता मतलब लेट्स से कि अगर गली में कोई खेल रहा है या कहीं पे भी कोई गेम इस पिट्ठू को खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, वो जो 7 स्टेप्स 7 छोटे छोटे 7 पत्थर रखते हैं, उनको रखने से पहले बॉल हिट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है रैंडम कोई एक दूसरे को मार रहा होता है, अनप्लैंड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अनप्लैंड और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद कंडक्टेड विदाउट एनी स्टेप, इसमें कोई स्टेप नहीं होता, ठीक है, बिना कोई स्टेप के एक दूसरे में कहीं पे भी मारे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ओके, तो फ्री प्ले 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक अनस्ट्रक्चर। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें रिक्वायर्स एडल्ट सुपरविजन। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो फ्री प्ले होता है उसमें हमें सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसके सुपरविजन की, जो कोई बड़ा हो, ठीक है, हमारी फैमिली मेंबर का हो, कोई रिलेटिव हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा बंदा जो हमसे बड़ा हो, बच्चों से बड़ा हो, ठीक है, और उनको सुपरवाइज करो, क्योंकि इस टाइप के गेम में क्या होता है चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशली किसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के, इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि ये बड़ों की निगरानी में खेले, ठीक है भाई, क्योंकि अगर बड़ों की निगरानी में नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, हादसे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले। इसके बाद आपकी फ्री प्ले की यूनिट खत्म हो जाएगी, तो कितना ही लंबा दिया हो नहीं पढ़ना भाई, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं इतना पढ़ लो, मोर देन इनफ, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला एग्जाम का। अब देखते हैं क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले। तो पहली जो एडवांटेज है वो है क्या, एनकरेज क्रिएटिविटी। तो देखो भाई फ्री प्ले है, फ्री प्ले है मतलब कोई रूल नहीं है, प्ले है, प्ले है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो जब भी किसी गेम में रूल रेगुलेशन नहीं होते तो सबसे मेन कहानी वहां पे लड़ाई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एडवांटेज क्या है इसका, एनकरेज क्रिएटिविटी। एक तो जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो कोई अपना दिमाग लगा के कुछ भी नई टेक्निक बना सकता है, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये क्या होगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, एक्चुअली एनकरेज क्रिएटिविटी। दूसरा रिटेन्स इंटरेस्ट, ठीक है, रिटेन्स इंटरेस्ट का मतलब अब इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है, कोई बोर नहीं होता, ठीक है भाई, कोई क्या होगा बोर नहीं होगा। उसके बाद प्रमोट स्किल्स,
ये क्या करता है, किसी बंदे की खूबियों को निभारता है, मतलब और ज्यादा अच्छे से उसकी जो खूबियां बाहर निकल के आती हैं, ठीक है। तो स्किल्स को प्रमोट करेगा। उसके बाद प्रमोट्स कम्युनिकेशन। अब लेट्स से कोई बंदा एक दूसरे से बात नहीं करता, ठीक है, अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं और एक ही टीम में है तो वो बात करने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि टीम जितानी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, एक्चुअली एक दूसरे को समझने में मदद करता है गेम। कोई भी जो टीम गेम होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, एक दूसरे की मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसके, ठीक है, एडवांटेज तो है, अब इसके साथ साथ क्या है भाई, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब वो डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक, ठीक है। अब जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं तो जो टेक्निक अच्छी हो सकती थी वो टेक्निक खराब भी तो हो सकती है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग टेक्निक भी कोई बंदा अप्लाई करने लग सकता है, ओके। उसके बाद लैक ऑफ असेसमेंट। लैक ऑफ असेसमेंट का मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है मतलब क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन नहीं है तो क्या होगा, जो अपनी मर्जी से कैसी ऊट पटांग खेलो, है ना, तो क्या होगा, लैक ऑफ असेसमेंट, कोई देख थोड़ी रहा है। उसके बाद प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक, सेम वही बात, प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर सकते आप, कैसा खेल रहे हैं, क्योंकि रूल्स तो है ही नहीं, आप कैसा खेल रहे हैं कैसा नहीं खेल रहे उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई नहीं मैं तो बॉल पैर से मारूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो मुक्के से मारूंगा, ठीक है, और उसने क्या किया, बॉल की जगह आपके मुंह को मुक्का मार दिया, तो इससे क्या होगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, ओके, दैट्स इट। पहली यूनिट खत्म, जो फ्री प्ले वाली यूनिट थी वो हो गई है खत्म, इतना ही था, इससे ज्यादा पढ़ने की भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। पढ़ोगे तो पढ़ लेना भाई, ओके। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, दूसरी जो यूनिट है दैट इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये जो नोट्स है इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं इनको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खींच रहा हूं ताकि आप लोगों को भी वीडियो मजा आए। और नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉनिटरिंग मतलब नजर रखना किसी चीज के ऊपर, ओके। उसके बाद इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, इन्वेंट्री का मतलब मैंने यहां पर बता दिया, देखो, रेफर्स टू गुड्स मटेरियल स्टॉक्ड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन फ्यूचर और सिस्टमैटिक मैनर। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टॉक मटेरियल्स का, लेट्स से अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स की बात आएगी, तो स्पोर्ट्स के लिए जो जो इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं उनका स्टॉक, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एक स्कूल में सिर्फ एक ही स्पोर्ट होता है, ठीक है, एक स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, बैडमिंटन हो गया। तो इन स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई अगर लेट्स से मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, बैट चाहिए आपको, बॉल चाहिए, स्टंप चाहिए, ठीक है, पैड चाहिए, ग्लव चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इन सारे इक्विपमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इन्वेंट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इन्वेंट्री। तो बेसिकली आप कह सकते हो इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। और ये इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को क्या करना होता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो वही पूरा टॉपिक है, वही ये यूनिट है कि आप उनको कैसे देखभाल करेंगे और कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे उनको सजा धजा के रखेंगे एक जगह पे, ठीक है। जैसे आप घर में एग्जाम्पल लूं अगर मैं घर का, घर में भी क्या होता है, तुम्हारी मम्मियां, सबकी मम्मियां ठीक है, सारे के सारे जो घर के इक्विपमेंट्स हैं उनको एक जगह सजा धजा के रखती हैं, ठीक है। घर में क्या होता है, झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, बेड वेड चद्दर वद्दर सब आराम से संगवा के मतलब ठीक करके रख देते हैं। जैसे ही तुम थोड़ी सी इधर करो, ले चपा खाया पीछे से घुमा के, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, ऐसे ही इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल होगी, टेनिस जो रैकेट्स होते हैं, बैडमिंटन का जो रैकेट होता है, इन सबको संभाल के रखना, ठीक है, और टाइम टू टाइम चेक करते रहना, दैट इज नोन एज मॉनिटरिंग, ओके। मैनेजमेंट मतलब इन सबको ठीक ठाक तरीके से एक जगह पे सजा वजा के रखना, ओके। तो अभी बात करते हैं कि आई होप इन्वेंट्री की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल ऑफ स्टॉक। अब जो स्टॉक जो स्कूल में पड़ा होता है, मतलब जो जो इक्विपमेंट स्कूल में होते हैं उनकी सारी डिटेल होती है इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। एक लिस्ट होती है, उन सब की लिस्ट की सारी डिटेल होगी कि भाई हमारे स्कूल में इतनी बास्केटबॉल है, इतने फुटबॉल है, इतने रैकेट है, इतने ये है, इतने वो है, सारी की सारी डिटेल होगी, ठीक है, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री,
उसके बाद फैक्टर्स नीड टू बी कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब लेट्स से मान लो जो फिजिकल फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, मींस जिस चीज की आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक फिजिकल फैसिलिटेटर मतलब ट्रेनर, उस ट्रेनर के लिए जब वो किसी बाहर जाएगा कहीं पे और स्कूल के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट का मतलब कि जो भी वो इक्विपमेंट लेके आ रहा है वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को भी वो एज के हिसाब से ही देगा। लेट्स से अगर कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कहता है सर मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, तो ये नहीं है कि जो फैसिलिटेटर उसको लेदर की बॉल दे देगा, वो क्या करेगा, उसको प्लास्टिक की बॉल देगा, उसको रबर की बॉल देगा, ठीक है, ताकि वो आराम से खेल सके। अब ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है या 6-7 साल का बच्चा है, उसको एकदम भारी बैट दे दिया कि ले तू जा इससे खेल, वो क्या उसे उठेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से होना चाहिए। पहले आप छोटी चीजों से शुरुआत करो, फिर प्रोफेशनल चीजों पे आओ, ओके। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब जो भी स्पोर्ट इक्विपमेंट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम किसी स्कूल के लिए लेके आएंगे कहीं दुकान से या बाहर से भी, ठीक है, या किसी बच्चे को देना है खेलने के लिए, उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जिस चीज वो जो बना है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बना होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल, क्रिकेट बैट शुड बी मेड अप ऑफ वुड नॉट बाय मेटल। इट मींस जो क्रिकेट बैट होता है वो भैया लकड़ी से ही बना होना चाहिए, ना कि लोहे का बैट पकड़ा दो तुम किसी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को मेजर, मतलब उनको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद जो टेनिस बॉल होती है, आपने देखा होगा रबर की बनी होती है, शुड बी मेड अप ऑफ रबर नॉट लेदर। अगर आप लेदर की बनी टेनिस बॉल से खेलने लग जाएंगे तो एक ही बार में उस रैकेट के सारे तारों में छेद हो जाएगा, सारे तार टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करना होगा, जो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये था मैन्युफैक्चरिंग ऑन बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। पहले पॉइंट का मतलब था इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, एज के हिसाब से आपको देना है और खरीदना है वो माल, ओके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पोर्ट टाइप। अब मान लो जो एक्चुअली जो बंदा है, मतलब जो फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो बच्चों को क्या बोलेगा, प्ले अकॉर्डिंग टू देयर स्पोर्ट टाइप, मतलब जिस चीज के लिए ये स्पोर्ट का इक्विपमेंट बना है कृपया इसको उसी चीज के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, वॉलीबॉल शुड नॉट बी प्लेड बाय फुट। वॉलीबॉल किसके लिए बनी होती है, हाथ से खेलने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको पैर से खेलने लग जाते हैं फुटबॉल की तरह। तो ये काम नहीं कर रहा है, अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी वो वॉलीबॉल, फट जाएगी। उसके बाद बास्केटबॉल शुड नॉट बी प्लेड इंस्टेड ऑफ वॉलीबॉल। लेट्स से अगर मान लो किसी का वॉलीबॉल खेलने का मन है और वो गलती से बास्केटबॉल उठा लाया, ठीक है, तो बास्केटबॉल किसके लिए बनी हुई है, जमीन पे टिप करने के लिए और फिर गोल में डालने के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर उससे वॉलीबॉल खेलेंगे तो क्या होगा भाई, या तो ये अंगूठा फ्रैक्चर हो जाएगा या ये अंगूठा फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आग में लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ठीक है। तो जो भी इक्विपमेंट जिस भी स्पोर्ट के लिए बना है उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पॉइंट से, ठीक है, आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है एक पॉइंट, यहां से एक क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैसिलिटीज बेसिकली, ठीक है। इंडोर स्पोर्ट रिक्वायर्ड लेस रग्ड एरिया। इट मींस जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडोर है भाई। लेकिन जो आउटडोर का जो इक्विपमेंट है, आउटडोर स्पोर्ट इक्विपमेंट आर मेड टू डील विद हार्श एनवायरनमेंट, एग्जांपल सनलाइट। अब जो बाहर जो गेम खेलते हैं, आउटडोर जो गेम खेलते हैं, ठीक है, वहां के जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ डील कर सके ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब मजबूत कठोर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल क्या होता है भाई, सनलाइट से भी डील कर सकते हैं, कितनी तेज धूप पड़ रही हो लेकिन फिर भी फुटबॉल खेल सकते हो, वो फटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो सनलाइट हो, टेम्परेचर हाई को सहन कर सके, ठीक है, और भले ही वो बर्फ पड़ रही हो बाहर तब भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें उनको देख के बनाया जाता है, क्या, ये जो इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
इफ प्ले एरिया इज यूज फॉर मल्टीपर्पज। अब ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, जगह कम पड़ जाती है, ठीक है, जगह कम पड़ जाती है तो क्या होता है, स्कूल वाले क्या करते हैं, एक ही ग्राउंड में सारे गेम खिला देते हैं बच्चों को, ठीक है। लेट्स से फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, उसी ग्राउंड में बैडमिंटन चल रहा है, उसी ग्राउंड में खो खो चल रहा है, उसी ग्राउंड में कुछ और गेम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड की कमी है, जगह नहीं है। जगह नहीं है तो क्या होगा, लेट्स से अगर, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्लास के 40 की 40 बच्चे एक ही गेम खेलेंगे, अलग अलग गेम खेलेंगे ना भाई, तो एक ही ग्राउंड में सारे गेम खिलवा देंगे, ठीक है। कैसे खिलवाएंगे, उसका रीजन देखो, उसका मतलब तरीका देखो। इफ प्ले एरिया इज यूज फॉर मल्टीपर्पज, अगर जो प्ले एरिया है वो मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, देन डिसमेंटल मोबाइल टाइप ऑफ इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड। मतलब तो लेट्स से अगर मान लो एक ही उसमें बास्केटबॉल खेलनी है आपको, ठीक है, अगर आपने वो बास्केटबॉल की रिंग परमानेंटली लगा दी तो वो क्या होगा, वही गड़ी रहेगी, दोबारा हिलेगी नहीं, ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, मोबाइल मतलब मूव होने वाली बास्केटबॉल की वो लगानी पड़ेगी। देखो जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बंदा है, ये बास्केटबॉल के जो रिंग है उसको खींच के ले जा रहा है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ दिखाई है परमानेंट वाली। तो जब भी अगर कोई मल्टीपर्पज इस्तेमाल होगा तो ऐसी रिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दे। ओके, दिस कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्रुप साइज। ओके, नाउ इट इज द ग्रुप साइज, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है मॉनिटरिंग का, ये मॉनिटरिंग हो रही है सारी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी आएगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करेंगे हम किसकी, इन्वेंट्री की। तो यहां पे क्या होगा, ग्रुप साइज। इफ ग्रुप इज लार्ज, अगर मान लो किसी क्लास का ग्रुप बहुत बड़ा है, लेट्स से किसी क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 40 की 40-50 बच्चों को हम क्या करें, एक ही गेम खिलवा दें, ठीक है, जब तक वो माने नहीं बच्चे। पर बच्चे मानते कहां हैं, उनको तो अलग अलग गेम खेलना है, ठीक है, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रुप ज्यादा है, मतलब अगर क्लास का जो साइज है वो बड़ा है, इफ ग्रुप इज लार्ज देन इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, तो उस क्लास के ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉप्स आर प्रोवाइडेड टू, प्रॉप का मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट है, ठीक है, प्रॉप का मतलब क्या, इक्विपमेंट। एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉप्स आर प्रोवाइडेड टू प्ले, इट मींस उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग स्पोर्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग उनको क्या करेंगे हम, कि भाई तुम बास्केटबॉल खेल लो, तुम कुछ लोग बैडमिंटन खेल लो, तुम कुछ टेनिस खेल लो, तुम कुछ फुटबॉल खेल लो, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बजट। अभी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेट्स से स्कूल बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो क्या होगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो, ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड की जाए, तो वो प्राइजेस की टेंशन नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या आएगा, बजट का। स्पोर्ट्स प्रॉप प्राइसेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। अब जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेंगे, प्राइस उतना ही हाई होगा चीजों का, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इट मींस जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज्यादा प्राइस किसी चीज का, ठीक है, उस स्पोर्ट्स का, इक्विपमेंट का। वही चीज, वही आपको फुटबॉल 200 रुपए में मिल जाएगी, वही आपको 500 में भी मिलेगी, वही 1000 में भी मिलेगी, वही 50,000 में भी मिलेगी, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की क्वालिटी लेना चाहते हैं। तो ये सारा था मॉनिटरिंग के अंदर, कैसे आप निगरानी रखेंगे, मतलब कैसे एक फैसिलिटेटर किसी चीज के लिए खरीदे, किसी स्कूल के लिए चीजें खरीदेगा, डिमांड करेगा, ठीक है, या कैसे बच्चों को देगा। तो ये तो सारा था क्या, मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, जो भी है, क्रिकेट बैट, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे आप, इनको कैसे एक जगह पे रखेंगे स्टॉक में, ठीक है, उस टाइप की चीजें अब हम बात करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, हम ले तो आए, ठीक है, बाहर से मंगा तो लिए, बच्चों को भी दे दिए, लेकिन अब क्या करेंगे, इनको मैनेज भी तो करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट आया, स्पोर्ट्स पीरियड, गेम्स पीरियड खत्म हुआ, इधर उधर फेंक के चले जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले तो आप एक बार ये पिक्चर देखो, ठीक है, इस पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ये जो बॉक्सेस देखो कैसे आराम से बढ़िया तरीके से जमाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट्स के प्रॉप्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, ये रिंग, हुला लूप्स एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीजें देखो कितने अच्छे से सजा के रखी हुई है। इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। एक
ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं इन्हीं सबको आराम से एक जगह पे संभाल के रखना, ठीक है, और इनको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें क्या आती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, नाउ पहला पॉइंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर लिखना है शॉर्ट नोट तो ये 6 पॉइंट लिख देना, 6 में भी ऊपर के 2 छोड़ सकते हो आप, ठीक है, ऊपर के 2 जो पॉइंट है वो छोड़ सकते हो, नीचे के 3, 4, 5, 6 ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहां पे देखो पहला जो पॉइंट है क्या, लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स यूजेस ह्यूज वेयर हाउसेस। आपने देखा होगा कि जितने भी लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं, जब बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो अपने वेयर हाउस बना के रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन का क्या है, वेयर हाउस मिलेंगे आपको बहुत जगह पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने वेयर हाउस में से सामान क्या करते हैं, लेके आते हैं और डिलीवर कर देते हैं। तो ऐसे ही जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, वो रखे होते हैं, और जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान वाला सामान कहां से लाता है, उन वेयर हाउसेस से। ओके, नाउ टू स्टोर गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स रॉ मटेरियल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, इन सब का ट्रैक रखने के लिए, इन सबको एक जगह पे ट्रैक रखने के लिए, मतलब इनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है। रोबस्ट मीन मजबूत, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। रोबस्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स से अगर कोई मान लो कि कोई वेयर हाउस है, उसके जो वर्कर्स है, उसकी जो लेबर है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई सामान इधर उधर बेच दिया ब्लैक में बिना किसी को बताए, तो वो क्या होगा, रोबस्ट नहीं है। इट मींस एक भी सामान इधर से उधर ना जा पाए, इस चीज के लिए वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जो आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम रखती है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में एक रिकॉर्ड रहता है, इतनी आई थी इतनी चली गई, ठीक है, अगर मान लो बीच में कहीं चोरी भी हो गई कोई, तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि इतनी पीस गायब है, ठीक है, तो ये रखने लग गए हैं अब। नेक्स्ट, आफ्टर यूजिंग द स्पोर्ट प्रॉप्स, अब जब मान लो एक स्कूल में एक फैसिलिटेटर होता है, एक ट्रेनर होता है, फिजिकल ट्रेनर होता है, उसका काम क्या है बेसिकली, जब भी कोई स्कूल में बच्चे स्पोर्ट्स को इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से ऐसा तो है नहीं एक बैट खरीद के लाए, अब ये 100 साल तक बैट चलता ही रहेगा, खराब ही नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, ठीक है, या कोई बॉल लेके आए, बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, और वो अब चलती रहेगी, खराब नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कभी ना कभी तो डैमेज होगी, कभी ना कभी तो खराब होगी वो। ऐसे ही आफ्टर यूजिंग द स्पोर्ट प्रॉप, जब भी कोई स्पोर्ट्स प्रॉप को इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे, दे आर नीड टू बी चेक्ड रेगुलरली, उनको बार बार चेक करना जरूरी है, और ये कौन करेगा, फैसिलिटेटर, ट्रेनर, जो फिजिकल ट्रेनर है वो, ठीक है, नीड टू बी चेक रेगुलरली, डैमेज प्रॉप्स रिपेयर्ड और रिप्लेस। तो जो भी प्रॉप जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, अगर वो सुधरने की कंडीशन में है तो उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। अगर वो सुधरने की कंडीशन में नहीं है तो भैया नया लाओ खरीद के, उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, उसको फेंक दो जो डैमेज हो गया है, ताकि बच्चों को चोट ना लगे उससे। ओके, नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स फॉर फैसिलिटेटर। अब स्कूल वाले भी तो हिसाब मांगते हैं कि सर इतनी बॉल आई थी, कहां चली गई, ठीक है, क्या पता वो फैसिलिटेटर अपने घर जाके अपने दोस्तों के साथ दे दे भाई उनको, लो भाई तुम खेल लो, ठीक है, तो फैसिलिटेटर के पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ दीज गुड्स, तो इनका ट्रैक होना जरूरी है कि कितने आए थे, कितने खराब हो गए, कितने नहीं, तो ऐसे एक लिस्ट बनती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आप बताओ कि कैसे एक फैसिलिटेटर रिकॉर्ड रखेगा, अभी लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेटर ऑल्सो प्लान्स स्पोर्ट एक्टिविटी फॉर द एंटायर ईयर। अब जो ट्रेनर होता है वो सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्लान करता है कि इस स्कूल में ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है इस क्लास से पूरी साल के अंदर, ठीक है, तो ऐसे वो सारी की सारी चीजों को क्या करता है भाई, प्लान करता है, ये एक ट्रेनर का काम है। उसके बाद रेगुलर ऑडिट करना होना जरूरी है, कि जो ट्रेनर होगा बेसिकली, रेगुलर ऑडिट नीड्स टू बी डन फॉर एनी अदर न्यू रिक्वायरमेंट और रिप्लेसमेंट। अगर मान लो कोई नया रिप्लेसमेंट करना है, किसी इक्विपमेंट का कोई चीज खराब हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो उसको रेगुलरली चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, रेगुलर ऑडिट जरूरी है, रेगुलर चेकअप जरूरी है इन सारी चीजों का। ओके, नाउ दैट्स इट द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इतना ही था इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एक तो थी फ्री प्ले और एक थी इन्वेंटरी मैनेजमेंट। यही दो यूनिट सबसे ज्यादा नंबर की आ रही हैं, यही दो मैंने खत्म करा दिए हैं।
अब हम बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योर वाली जो यूनिट है उसकी, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो आपकी तीसरी यूनिट है, 2 यूनिट हमने खत्म कर दी है, तीसरी यूनिट है उसको भी खत्म करते हैं, चौथी यूनिट 5 मिनट की है उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किताबों में भागना मत, कुछ नहीं मिलेगा, ये वीडियोस देख ली है, आपका सिलेबस कंप्लीट है। ओके, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जितना भी वो सिलेबस था वो सारा की सारा मैंने एक छोटे से उसमें कन्वर्ट कर दिया। ये 7 पेज टेलीग्राम पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन करो और इनको डाउनलोड कर लो। नोट्स को पढ़ने हैं पढ़ लो, लिखने हैं लिख लो, जो करना है कर लो। सो अब आगे के प्रोसेस के लिए आपको सिंपल आपको यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाके आपको सिंपल मेरा नाम सर्च करना है। ओके, यहाँ पे मेरे नाम से ये चैनल आ जाएगा और इसकी ना प्लेलिस्ट में जाना है, ध्यान से देखना, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये पीएटी की एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कंप्लीट प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 3 वीडियोस और देखनी है बस, उसके बाद आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। पहला तो ये सैंपल पेपर 1 5वें नंबर की वीडियो और 6वें नंबर की वीडियो और एक है फिर 8वें नंबर की वीडियो, ठीक है। ये 3 वीडियोस और देखनी है और उसके बाद आपका सारा काम खत्म, प्रिपरेशन कंप्लीट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और व्लॉग्स को थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, कमेंट कर देना अगर अच्छे लगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।